नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं बर्ट्रैंड रसल का एक निबंध पढ़ने जा रहे हैं, मशीन्स एंड इमोशंस। चलिए देखते हैं। मशीन वो साइंस का सिंबल है, इमोशन हमारे नेचर का सिंबल है। यानी एक जो मनुष्य की नेचर है ना वो इमोशनल है, इमोशन से बनी हुई है, पैशन से बनी हुई है। ब्रेन का प्रोडक्ट ये मशीन्स हैं। इमोशंस क्या है, हार्ट में होती हैं, और मशीन्स जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, वो ब्रेन का प्रोडक्ट है। तो एक रस्साकशी रहती ही है, एक टग ऑफ वॉर रहती ही है ब्रेन, दिल और दिमाग में, है ना। दिल अपने को सही कहता है, दिमाग अपने को सही कहता है। चलिए देखते हैं यहाँ बर्ट्रैंड रसल किस तरीके से इस बात को एक्सप्रेस करते हैं। विल मशीन्स डिस्ट्रॉय इमोशंस? क्या मशीनें भावनाओं को बर्बाद कर देंगी? और विल इमोशंस डिस्ट्रॉय मशीन्स? या फिर भावनाएं मशीनों को बर्बाद कर देंगी? दिस क्वेश्चन वॉज सजेस्टेड, ये प्रश्न सुझाया गया था लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले, बाय सैमुअल बटलर के द्वारा इन इरियोहॉन में। ये सैमुअल बटलर की रचना है इरियोहॉन। अगर आप इसको इरियोहॉन को ऐसे करें ना, उल्टा पढ़ें तो नोवेयर हो जाएगा, है ना। इरियोहॉन वो जगह है जो कि नोवेयर, कहीं भी नहीं है, यानी एक इमेजिनरी जगह है। बट इट इज ग्रोइंग मोर एंड मोर एक्चुअल। बट लेकिन इट इज ग्रोइंग, ये हो रहा है, मोर एंड मोर, और ज्यादा से ज्यादा, एक्चुअल मीन्स वास्तविक, एज जैसा कि द एम्पायर ऑफ मशीनरी का साम्राज्य इज एनलार्ज, बड़ा हो रहा है। तो ये सवाल और बड़ा होता जा रहा है। ये सवाल सुझाया तो गया था सैमुअल बटलर के द्वारा अपनी पुस्तक इरियोहॉन में, लेकिन ये सवाल और बड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे मशीनरी का साम्राज्य विस्तृत होता जा रहा है। एट फर्स्ट साइट, पहली नजर में, इट इज नॉट ओब्वियस, ये स्पष्ट ही नहीं है, वाई देयर शुड बी, कि क्यों होना चाहिए, एनी अपोजिशन, कोई भी विरोध, बिटवीन मशीन्स एंड इमोशंस, मशीनों और भावनाओं के बीच में। एवरी नॉर्मल बॉय लव्स मशीन्स, हर सामान्य लड़का मशीनों से प्यार करता है। द बिगर एंड मोर पावरफुल दे आर, जितनी ज्यादा बड़ी और जितनी ज्यादा ताकतवर वो होंगी, द मोर ही लव्स देम, उतना ही ज्यादा वो उनसे प्यार करेगा। नेशंस हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन, राष्ट्रों की एक लंबी परंपरा रही है, ऑफ आर्टिस्टिक एक्सीलेंस, कलात्मक एक्सीलेंस की, मतलब कि अच्छा, एक्सीलेंस मतलब होता है अच्छा करना, है ना। तो कलात्मक विकास की आप कह सकते हैं। लाइक द जैपनीज, जैसे कि जापानी लोग, आर कैप्टिवेटेड बाय वेस्टर्न मैकेनिकल मेथड्स एज सुन एज दे कम अक्रॉस दैम। जापानी लोग आर कैप्टिवेटेड माने वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, यानी जकड़ जाते हैं, बाय वेस्टर्न मैकेनिकल मेथड्स, पश्चिम के मशीनी तौर तरीकों से, एज सुन एज, जैसे ही दे कम अक्रॉस दैम, वो उनसे मिलते हैं, वो उनको देखते हैं, उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब यहाँ लंबा नहीं है, यहाँ लॉन्ग का मतलब है डिजायर, वांट, इच्छा करना, और उनकी इच्छा होती है ओनली, केवल, टू इमिटेट अस, हमें इमिटेट करने की, एज क्विकली, इतना जल्दी, एज पॉसिबल, जितना कि जल्दी संभव होता है। तो मतलब ये क्योंकि अंग्रेज लेखक हैं तो ये वेस्ट को बिलोंग करते हैं, यूरोप को बिलोंग करते हैं, जापान एशिया में आता है। तो वो ये कह रहे हैं कि जो जापानी लोग हैं, जैसे ही वेस्टर्न मैकेनिकल मेथड्स को देखते हैं तो उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और जल्दी से जल्दी उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनकी नकल करने की कोशिश करते हैं। आप तो देखते ही हैं कि जापान टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना आगे है, क्योंकि जापान बहुत जल्दी इनको कॉपी कर लेता है, ये कहना चाहते हैं। नथिंग एनॉयज एन एजुकेटेड एंड ट्रेवल्ड एशियाटिक, यानी नथिंग, कुछ भी नहीं, एनॉयज नाराज करता है, एन एजुकेटेड, एक शिक्षित, एंड ट्रेवल्ड, और जिसने काफी यात्राएं की हों, एशियाटिक, ऐसे एशिया के निवासी को, सो मच एज टू हियर, जितना कि ये सुनना, यानी एशिया का एक शिक्षित और जिसने बहुत यात्रा की हो ऐसा निवासी इतना ज्यादा नाराज नहीं होता किसी और बात पर जितना ये सुनकर नाराज होता है। टू हियर प्रेज ऑफ द विजडम ऑफ द ईस्ट, जब कोई तारीफ कर रहा होता है ईस्ट की विजडम की, यानी पूरब में जो बुद्धिमानी है उसकी तारीफ कर रहा होता है, और द ट्रेडिशनल वर्च्यूज, या फिर परंपरागत गुणों की, ऑफ एशियाटिक सिविलाइजेशन, एशिया की सभ्यता की।
ही फील्स एज अ बॉय वुड फील, वो ऐसा महसूस करता है जैसे कि कोई लड़का महसूस करेगा। हु वॉज टोल्ड, जिसको कहा जाए टू प्ले विद डॉल्स, कि वो जाकर गुड़ियों से खेले, इंस्टेड ऑफ टॉय ऑटोमोबाइल्स, बजाय कि वो खिलौनों के ऑटोमोबाइल से, यानी जो बिजली से चलने वाले या सेल से चलने वाले, मशीनरी पे चलने वाले ऑटोमोबाइल टॉयज हैं, उनसे खेलने की बजाय किसी लड़के को ये कहा जाए कि जाओ भाई गुड़ियों से खेलो, तो वो जितना नाराज होगा उतना ही एशिया का कोई पढ़ा लिखा विद्वान इस बात से नाराज होता है कि भाई उसको विजडम ऑफ द ईस्ट की तारीफ सुनने को मिल रही है। एंड लाइक अ बॉय, और एक लड़के की तरह, ही वुड प्रेफर, वो ज़्यादा प्रेफर करेगा, ज़्यादा पसंद करेगा, अ रियल ऑटोमोबाइल, एक वास्तविक ऑटोमोबाइल, टू अ टॉय वन, बजाय एक खिलौने के, नॉट रियलाइजिंग, बिना ये महसूस किए, दैट इट मे रन ओवर हिम, कि वो उसको कुचल सकती है। तो आपने लड़कों को देखा होगा, लड़कों को आप अगर ये कहेंगे कि भाई जाके गुड़ियों से खेलो, तो जाहिर सी बात है कि वो नाराज़ होगा, है ना, क्योंकि उसको तो ऑटोमोबाइल टॉयज से खेलना पसंद है, और टॉयज की बजाय अगर उसको रियल बाइक दे दी जाए, रियल बाइक उसे और ज़्यादा पसंद है। हालांकि आप देखते ही हैं छोटे छोटे बच्चे बाइक चलाते हुए फिरते हैं, कई बार उनके एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, है ना। तो यही बात वो कहना चाहता है कि एशिया के किसी पढ़े लिखे आदमी के सामने अगर आप ये कहेंगे कि भाई एशिया में बहुत बुद्धिमानी है, वहाँ बहुत ट्रेडिशंस हैं, तो वो इस बात को सुन के नाराज़ हो जाता है, क्योंकि अब एशिया का आदमी ये सुनना चाहता है कि वो सिर्फ किताबों तक या धार्मिक पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी आगे बढ़ चुका है एशिया। तो ये इसका पैराग्राफ का ये मतलब है। कई बार आपको पैराग्राफ में समझ में नहीं आता, तो आप लोगों की अलग अलग तरीके की रिक्वेस्ट आती रहती हैं कि मैम एक बार पैराग्राफ की समरी बता दीजिए कीजिए एक सेंटेंस में। तो चलिए मैंने बता दिया आपको, आगे बढ़ते हैं। इन द वेस्ट, पश्चिम में, व्हेन मशीनरी वॉज न्यू, जब मशीनरी नई थी, देयर वॉज द सेम डिलाइट इन इट, तो उसमें वही खुशी थी, एक्सेप्ट ऑन द पार्ट ऑफ अ फ्यू पोइट्स एंड एस्थेट्स, एक्सेप्ट सिवाय, ऑन द पार्ट ऑफ यानी कुछ लोगों की भूमिका थी, कुछ लोग थे जो उतने खुश नहीं थे। वो लोग कौन थे? अ फ्यू, थोड़े से, पोइट्स कवि, एंड एस्थेट्स माने जो आर्ट को, कला को अप्रिशिएट करते हैं, जो कि खूबसूरती के प्रणेता होते हैं, वो एस्थेट्स कहलाते हैं। एस्थेटिक्स मतलब सौंदर्य शास्त्र होता है, यानी खूबसूरती का विज्ञान। तो जो खूबसूरती के समर्थक थे या जो कवि थे, वो थोड़े से कम खुश थे मशीनरी से, जब ये वेस्ट में, पश्चिम में आई थी, यूरोप में। द 19th सेंचुरी कंसिडर्ड इटसेल्फ सुपीरियर, 19वीं शताब्दी अपने आप को सुपीरियर मानती थी, ज़्यादा श्रेष्ठ मानती थी, टू इट्स प्रेडिसेसर्स, यानी अपने पिछली शताब्दियों से, यानी कि 19th सेंचुरी से पहले कौन सी शताब्दी हुई? 18वीं, 17वीं, 16वीं, 15वीं, तो वो हुई उसकी प्रेडिसेसर्स। किस वजह से अपने आप को सुपीरियर मानती थी? चीफली, मुख्यतः, बिकॉज, क्योंकि, ऑफ इट्स मैकेनिकल प्रोग्रेस, 19वीं शताब्दी में मैकेनिकल प्रोग्रेस हुई थी, यानी मशीनी प्रगति हुई थी, मशीनें, नई नई मशीनें बनी थी। पिकॉक इन इट्स अर्ली ईयर्स मेक्स फन ऑफ द स्टीम इंटेलेक्ट सोसाइटी, तो पिकॉक जो कि एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, इन इट्स अर्ली ईयर्स, यानी इसकी शुरुआत में, 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, मेक्स फन ऑफ, यानी मजाक बनाते हैं, द स्टीम इंटेलेक्ट सोसाइटी, स्टीम जो भाप के द्वारा, यानी भाप का इंजन भी शुरू हुआ था, तो भाप की द्वारा इंटेलेक्ट सोसाइटी, यानी जिनका इंटेलेक्ट जो कि ब्रेन है, यानी जिनका जो बुद्धि है वो भाप के द्वारा इंटेलिजेंट बनी हो, ऐसे समाज की। बिकॉज, क्योंकि ही इज अ लिटरेरी मैन, वो एक साहित्यिक आदमी है, टू होम, जिसके लिए, द ग्रीक एंड लैटिन ऑथर्स, ग्रीक और लैटिन भाषा के लेखक, रिप्रेजेंट सिविलाइजेशन, वो सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नुमाइंदगी करते हैं। तो जो लेखक लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़ने लिखने में रुचि रखते हैं, साहित्य प्रेमी हैं या पोइट्स हैं, उनके लिए सिविलाइजेशन का मतलब है यूनानी और लैटिन भाषा के लेखक, यानी मशीनी प्रगति उनके लिए सिविलाइजेशन नहीं है, इसलिए वो मशीनी प्रगति का मजाक बनाते हैं। बट लेकिन ही इज कॉन्शियस, वो इस बात से सचेत हैं, ऑफ बीइंग आउट ऑफ टच,
कि वो आउट ऑफ टच हैं, यानी उनका कोई संपर्क नहीं है विद द प्रिवेलिंग टेंडेंसीज। जो प्रिवेलिंग माने उस वक्त प्रचलित हैं, टेंडेंसीज यानी आदतें या फिर जो परंपराएं हैं ऑफ हिज टाइम, उनके समय की। तो अपने समय का जो प्रचलन है, जो चीज़ें फैशन में हैं, जो चल रही हैं, उनसे उनका कोई टच नहीं है। इस बात से वो सचेत हैं। रूसोज डिसिपल्स, रूसो के डिसिपल माने शिष्य होते हैं। विद द रिटर्न टू नेचर, उनका क्या नारा था? रिटर्न टू नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो। रूसो ने ये कहा था प्रकृति की ओर लौटो। और उसके डिसिपल्स यानी जिनमें के रोमांटिक कवि थे जैसे वर्ड्सवर्थ वगैरह, तो उन्होंने क्या नारा दिया था? रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। तो द लेक पोइट्स, जिनमें के लेक पोइट्स हैं, तो वर्ड्सवर्थ जैसे पोइट्स उनमें शामिल हैं, तो वो प्रकृति की ओर लौटने का नारा देते हैं। विद द मेडिवलिज्म, साथ ही मध्य युग की ओर लौटने का भी वो आह्वान करते हैं। विलियम मॉरिस विद हिज न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर, और विलियम मॉरिस हैं जिनकी रचना है न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर। अ कंट्री, एक ऐसा देश, वेयर इट इज़ ऑलवेज जून, जहाँ हमेशा जून रहता है। एंड एवरीबडी इज एंगेज्ड इन हे मेकिंग, और हर कोई हे मेकिंग मतलब के अनाज पैदा कर रहा है। हे माने भूसा होता है, भूसा बनाना मतलब के घास काटना, अनाज पैदा करना। तो जून के महीने में वहाँ पर आराम से आप घास काट सकते हैं या अनाज पैदा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी इधर दिसंबर जनवरी तो वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, तो कुछ भी पैदा नहीं होता। उधर मई जून के महीने में उनके यहाँ फसलें अच्छी पैदा होती हैं। तो ये नोवेयर जो है वो इरियोहॉन का ही को सीधा कर दिया तो नोवेयर हो गया। तो वो भी एक ऐसी जगह का वर्णन करते हैं विलियम मॉरिस। ऑल रिप्रेजेंट अ प्योरली सेंटिमेंटल एंड इसेंशियली रिएक्शनरी अपोजिशन टू मशीनरी। तो ऑल, ये सभी लोग रिप्रेजेंट करते हैं, नुमाइंदगी करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। अ प्योरली सेंटिमेंटल, एक पूरी तरह भावनात्मक, एंड इसेंशियली रिएक्शनरी अपोजिशन, और पूर्ण रूप से प्रतिक्रियात्मक विरोध टू मशीनरी, मशीनरी का। सैमुअल बटलर वॉज द फर्स्ट मैन, सैमुअल बटलर पहला आदमी था, टू एप्रीहेंड यानी समझने वाला, इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से, द नॉन सेंटिमेंटल केस, जो कि सेंटिमेंटल माने भावनात्मक, और नॉन सेंटिमेंटल यानी जो भावनात्मक नहीं है, केस अगेंस्ट मशीन्स, मशीनों के खिलाफ। बट इन हिम इट मे हैव बीन नो मोर देन अ ज्यूड स्पिरिट, बट इन हिम, लेकिन उसके अंदर इट मे हैव बीन, ये रहा होगा, नो मोर देन, ज़्यादा नहीं, किस चीज़ से? अ ज्यूडी स्पिरिट। ज्यूडी स्पिरिट का मतलब क्या होता है? प्ले ऑफ इंटेलेक्ट, यानी अपनी जो विद्वता है, अपनी बुद्धिमानी का दिखावा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं रहा होगा। सर्टेनली, निश्चय ही, इट वॉज नॉट अ डीपली हेल्ड कन्विक्शन, ये एक गहरा कन्विक्शन माने विश्वास नहीं था। सिंस हिज डे, उसके समय से, नंबर्स ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, इन द मोस्ट मैकेनाइज्ड नेशंस, सबसे ज़्यादा मशीनीकृत देशों में, हैव बीन टेंडिंग टू एडॉप्ट माने अपना रहे हैं, इन अर्नेस्ट माने कि गंभीरता से, अ व्यू एक विचारधारा, सिमिलर टू दैट जो कि समान है किसके? ऑफ द इरियोहोनियंस, इरियोहोनियन लोगों के समान है। दिस व्यू, ये विचारधारा, दैट इज टू से यानी कहा जा सकता है, हैज़ बीन लेटेंट, वो छिपी हुई है, और एक्सप्लिसिट या फिर जाहिर है, इन द एटीट्यूड, व्यवहार में, ऑफ मैनी रिबेल्स, बहुत सारे विद्रोहियों के, अगेंस्ट एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल मेथड्स, जो कि एग्जिस्टिंग माने जो इस वक्त अस्तित्व में है, इंडस्ट्रियल माने औद्योगिक, मेथड्स माने तरीके। तो जो इस वक्त के औद्योगिक तरीके हैं, उनके खिलाफ विद्रोह करने वाले लोगों के व्यवहार में ये चीज़ दिखाई देती है। तो इस पूरे पैराग्राफ का कहने का मतलब ये है कि जो मशीनीकरण है या औद्योगिकरण है, उसका ख़ास विरोध जो किया जाता है, वो
कुछ कलाकारों के द्वारा, पेंटर्स हुए या साहित्यकार हुए या एस्थेट्स हुए जो इन कलाओं में रुचि लेते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मशीनें आती हैं, जब औद्योगिकरण होता है, जब विज्ञान हावी होता है तो कला कहीं ना कहीं पिछड़ती है। जो लिटरेचर है उसका ह्रास होता है। लोग अब देखिए, हम ही लोग मोबाइल ज़्यादा देखते हैं, टीवी ज़्यादा देखते हैं, किताबें कम पढ़ते हैं, है ना। तो इन चीज़ों का नुकसान हो रहा है। इसलिए जो साहित्यकार हैं, जो विचारक हैं, वो मशीनीकरण के खिलाफ रहते हैं। इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीन्स आर वर्शिप्ड, मशीनों की पूजा की जाती है, बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल, क्योंकि वो खूबसूरत होती हैं, एंड वैल्यूड, और उनकी कीमत होती है, बिकॉज, क्योंकि दे कन्फर पावर, वो हमको ताकत देती हैं, दे आर हेटेड, उनसे नफरत की जाती है, बिकॉज दे आर हाइडियस, क्योंकि वो डरावनी होती हैं, एंड लोथ, और उनसे नफरत की जाती है, बिकॉज, क्योंकि दे इम्पोज स्लेवरी, वो हमारे ऊपर गुलामी थोपती हैं। अब देखिए सेंटेंस एक ही है ना, थोड़ा सेमीकोलन से ही तो जुड़ा हुआ है, दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं सेमीकोलन से, लेकिन एक ही सेंटेंस में आप कंट्रास्ट देख रहे हैं, है ना, पैराडॉक्स देख रहे हैं। ये पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, ये कंट्रास्ट का एग्जाम्पल है कि एक ही सेंटेंस के आधे भाग में मशीनों की तारीफ की गई और उनके फायदे बताए गए, और आधे सेंटेंस में उनसे नफरत की गई, उनको क्रिटिसाइज किया गया और उनके नुकसान बताए गए। तो देखिए मशीन की पूजा होती है क्योंकि वो खूबसूरत होती हैं और हमें ताकत देती हैं। देखिए जैसे कि पहले हम सिलबट्टे पर चटनी पीसते थे, अभी मिक्सी में पीस लेते हैं। और बहुत सारी मशीनें हैं जिन्होंने मशीन हाथ से कपड़े धोते थे, अभी मशीन कपड़े धो देती है। सारे काम हमारी मशीनें कर देती हैं। पैदल चलते थे, अभी तो बाइक से, कार से यूं ही चले जाते हैं, हवाई जहाज में यूं ही चले जाते हैं। तो ये हमको पावर दी ना इन्होंने। और लेकिन दूसरी तरफ क्या है, वो स्लेवरी इम्पोज करती हैं, हम इनके गुलाम हो जाते हैं। और हाइडियस क्यों हैं? क्योंकि कभी कभी मशीनें बड़ी खतरनाक भी होती हैं, बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते हैं। देखिए प्लेन क्रैश हो जाता है, यूं ही हम समाप्त हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से वो हाइडियस हैं, भयानक हैं, खतरनाक हैं और हमें गुलाम भी बनाती हैं अपना। डू नॉट लेट अस सपोज, हमें ये सपोज नहीं करना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए, ये कल्पना नहीं करनी चाहिए दैट वन ऑफ दीज एटीट्यूड्स इज राइट, कि इनमें से एक एटीट्यूड सही है एंड द अदर रॉन्ग, और दूसरा गलत है। एनी मोर देन इट वुड बी राइट टू मेंटेन, और ये उससे ज़्यादा बढ़ के नहीं होगा कि अगर हम ये सोचें कि ये सोचना सही है दैट मैन हैव हेड्स, के मनुष्यों के सिर होते हैं, बट ये बात तो अच्छा है, बट रॉन्ग टू मेंटेन दैट दे हैव फीट, कि उनके पैर होते हैं, ये बात बुरा है। यानी जितनी इंपॉर्टेंस सिर की है उतनी ही इंपॉर्टेंस पैर की भी है। उसी प्रकार ये जो ऊपर दो एटीट्यूड दिए हुए हैं वो भी उतना ही एक सही है। दो वी कैन इजीली इमेजिन, हालांकि हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं, लिलीपुटियंस, लिलीपुट द्वीप के रहने वाले, आपने गुलिवर इन लिलीपुट पढ़ा होगा। उसमें बहुत छोटे, अगर वो ना पढ़ा हो तो एक फिल्म आई थी जजंतरम ममंतरम, जावेद जाफरी की थी। वो अगर देखिए तो आपको याद होगा कि छोटे से द्वीप पे बहुत छोटे छोटे जीव रहते थे, वहां पर गुलिवर पहुंच जाता है। तो लिलीपुटियंस डिस्प्यूटिंग दिस क्वेश्चन, कि लिलीपुट के रहने वाले इस क्वेश्चन को, इस सवाल पर झगड़ा कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं कंसर्निंग गुलिवर, गुलिवर को लेकर के, गुलिवर का उनके यहाँ आना अच्छा है कि बुरा है। अ मशीन इज लाइक अ जिन, एक मशीन एक जिन की तरह है, इन द अरेबियन नाइट्स, जो कि अरेबियन नाइट्स जो किताब है उसमें जिन पाए जाते हैं। अलादीन के चिराग में से जिन निकलता था, कुछ भी करता था। ब्यूटिफुल एंड बेनिफिशिएंट टू इट्स मास्टर, तो वो जो जिन होता था खूबसूरत होता था और लाभदायक होता था टू इट्स मास्टर, अपने मालिक के लिए। बट लेकिन हाइडियस, भयानक होता था, एंड टेरिबल, और डरावना होता था टू इट्स एनिमीज, अपने दुश्मनों के लिए। बट इन आवर डे, लेकिन हमारे जमाने में नथिंग इज अलाउड टू शो इटसेल्फ विद सच नेकेड सिंप्लिसिटी,
यानी कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है, इजाज़त नहीं है किसी भी चीज़ को टू शो इटसेल्फ, कि वो अपने आप को दिखाए विद सच नेकेड सिंप्लिसिटी, इतनी नग्न साधारणतया में। यानी कोई भी चीज़ हमारे यहाँ सिंपल नहीं है हमारे ज़माने में, इस ज़माने में। द मास्टर ऑफ द मशीन, मशीन का मालिक, इट इज़ ट्रू, ये सच है, लिव्स एट अ डिस्टेंस, यानी थोड़ी दूरी पर रहता है, फ्रॉम इट, इससे, मशीन से दूर रहता है मशीन का मालिक। वेयर ही कैन हियर इट्स नॉइज, जहां ही कैन नॉट हियर, जहां वो सुन नहीं पाता उसका शोर, और सी, और ना ही देख पाता है, इट्स अनसाइटली हीप्स, अपना इसका मतलब जो मशीन निकालती है, अनसाइटली माने देखने में बुरा, हीप माने ढेर, ऑफ स्लैग, स्लैग माने होता है कचरा, तो कचरे का ढेर जो ये निकालती है, और स्मेल इट्स नॉक्सियस फ्यूम्स, और ना ही जो मालिक है मशीन का वो स्मेल माने सूंघता है, इट्स नॉक्सियस माने इसकी बुरी सी बदबू, फ्यूम माने वही गंध, बदबू, यानी जैसे सूंघ के दम घुटता है, उल्टी आती है। इफ ही एवर सीज, अगर वो कभी कभी देखता, इट, इसको, द अकेजन इज बिफोर इट इज इंस्टॉल्ड इन यूज, तो वो अवसर उस वक्त होता है जबकि वो इंस्टॉल की जाती है, लगाई जाती है, इन यूज, प्रयोग करने के लिए। यानी मशीन का मालिक मशीन को सिर्फ तब देखता है जब वो प्रयोग करने के लिए लगाई जाती है, उससे पहले। When he can admire, जबकि वो तारीफ कर सकता है, इट्स फोर्स, इसकी ताकत की, और इट्स डेलिकेट प्रिसीजन, और इसके एकदम नाजुक, प्रिसीजन माने बिल्कुल एकात्मकता से काम करती है, बिल्कुल एग्जैक्टिट्यूड होता है उसकी काम करने की जो ताकत होती है। जैसे ये मशीनें जो डिब्बी बनाती हैं, बोतलें बनाती हैं, तो वो क्या है, बिल्कुल प्रिसाइज बनाती हैं, उसका ढक्कन होगा एकदम प्रिसाइज होगा, ये नहीं कि कोई ढीला हो गया या टाइट हो गया। विदाउट बीइंग ट्रबल्ड बाय डस्ट एंड हीट, तो जो मालिक है उसको तो कोई ट्रबल नहीं होता, कष्ट नहीं होता उसकी डस्ट से, धूल से, एंड हीट, और गर्मी से। उसको बर्दाश्त कौन करता है, कामगार लोग जो उन मशीनों पर काम करते हैं। बट व्हेन ही इज चैलेंज, लेकिन जब उसको चुनौती दी जाती है, टू कंसिडर द मशीन, कि वो मशीन पर विचार करे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज, उन लोगों के दृष्टिकोण से, हु हैव टू लिव विद इट, जिन लोगों को इस मशीन के साथ रहना पड़ता है, एंड वर्क इट, और इस पर काम करना पड़ता है, ही हैज अ रेडी आंसर, तो उस व्यक्ति के पास बिल्कुल सही जवाब, मतलब तैयार जवाब होता है। ही कैन पॉइंट आउट, वो आपको ये दिखा सकता है, दैट, के ओइंग टू इट्स ऑपरेशंस, यानी इस मशीन के ऑपरेशंस की वजह से, ओइंग टू माने की वजह से, इट्स ऑपरेशंस, इसके काम की वजह से, दीज मैन, ये लोग, कैन परचेज, खरीद सकते हैं, मोर गुड्स, ज्यादा सामान, ऑफन वास्टली मोर, अक्सर बहुत ही ज्यादा सामान, देन देयर ग्रेट ग्रैंडफादर्स कुड, जितना कि उनके दादा परदादा खरीद सकते थे। इट फॉलोज दैट दे मस्ट बी हैप्पियर, इट फॉलोज, इसका मतलब परिणाम ये है कि उनको ज्यादा खुश होना चाहिए, देन देयर ग्रेट ग्रैंडफादर्स, अपने दादा परदादा से। इफ वी वर टू एक्सेप्ट एन एजम्पशन विच इज मेड बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, इफ, अगर, वी आर टू एक्सेप्ट, हम स्वीकार करें, द एन एजम्पशन, एक कल्पना को, विच इज मेड, जो कि की जाती है, बाय ऑलमोस्ट एवरीवन, लगभग हर व्यक्ति के द्वारा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, है ना। अब मशीन को जो यूज़ करते हैं वो महसूस करते हैं कि मशीन कितना शोर करती है, कितनी गंदगी करती है, कितना, हर फैक्ट्री में जहाँ मशीनें लगी हुई हैं वहाँ नई नई चीज़ों के प्रोडक्शन हो रहा है, और कितना कचरा निकल रहा है, हमारी सारी नदियाँ पॉल्यूटेड हो गई हैं, मृदा जो हमारी सॉइल है वो भी पॉल्यूटेड हो गई है, हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो गया है, हवा कितनी गंदी हो गई है। तो ये सब मशीनीकरण और औद्योगिकरण का ही तो परिणाम है, और इसीलिए लोग इसका विरोध करते हैं। और दूसरी तरफ इसने हमें ताकत दी है, बहुत सारी चीज़ें खरीदने की हमको क्षमता प्रदान की है, चीज़ें सस्ती हो गई हैं। जैसे अगर आपने जॉन गोल्सवर्दी की कहानी क्वालिटी पढ़ी हो, तो पहले जूते हाथ से बनाए जाते थे, कितने दिनों में बनकर तैयार होते थे और महंगे भी पड़ते थे, लेकिन आज फैक्ट्रीज में जूते बनते हैं और कितने भी जूते आप चाहें खरीद लें, और कंपैरेटिवली सस्ते भी होते हैं। तो इसी तरीके से सारा सामान मशीनों की वजह से सस्ता हो गया है, हम अपने दादा परदादा के कंपैरिजन में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन
दूसरा पहलू वही है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है। द एजम्पशन इज, यानी कल्पना ये है, दैट द पोजेशन ऑफ मटेरियल कमोडिटीज, के पोजेशन मीन्स अधिकार, यानी किसी के पास होने से, ऑफ मटेरियल कमोडिटीज, जो भौतिक वस्तुएं हैं, इज वॉट मेक्स मैन हैप्पी, यही वो चीज़ है जो मनुष्यों को खुश बनाती है। यानी अगर किसी के पास बहुत सारी सुविधाएं होंगी, बहुत सारी भौतिक वस्तुएं होंगी, चीज़ें होंगी, तो उससे व्यक्ति खुश होता है। इट इज़ थॉट, ये सोचा जाता है, दैट के अ मैन, एक आदमी, हु हैज़ 2 रूम्स, जिसके पास 2 कमरे हैं, एंड 2 बेड्स, और 2 बिस्तर हैं, एंड 2 लोव्स, और 2 रोटियां हैं, मस्ट बी ट्वाइस एज हैप्पी, वो 2 गुना ज़्यादा खुश होगा, एज अ मैन, उस आदमी से, हु हैज़ 1 रूम, जिसके पास 1 कमरा है, एंड 1 बेड, 1 बिस्तर है, एंड 1 लोफ, और 1 रोटी है। इन अ वर्ड, एक शब्द में कहें तो, इट इज़ थॉट, ये सोचा जाता है, दैट के हैप्पीनेस इज प्रोपोर्शनल, खुशी आनुपातिक होती है, टू इनकम, आमदनी के। अ फ्यू पीपल, कुछ लोग, नॉट ऑलवेज क्वाइट सिंसियरली, हमेशा एकदम निष्ठा से नहीं, चैलेंज दिस आइडिया, इस विचार को चुनौती देते हैं, इन द नेम ऑफ रिलीजन और मॉरलिटी, धर्म के नाम पर और नैतिकता के नाम पर। यानी जो आपने धार्मिक भाषण देने वाले लोगों को सुना होगा, हर धर्म में होते हैं, बहुत सारे भाषण देते हैं कि भाई ये मोह माया है, इसको त्यागो, और फिर क्या कहते हैं, भगवान को चढ़ाओ, और भगवान के नाम पर जो भी चढ़ावा आता है उसको खुद अपने पास रख लेते हैं। बहुत सारे आपने को मालूम ही है कि साधु संत महात्मा हर धर्म में, मतलब हमारे यहाँ तो साधु संत होते हैं कुछ इस प्रकार के फेक, और दूसरे धर्मों में भी होते हैं, तो वो इस चीज़ को चुनौती देते हैं, इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड मॉरलिटी। बट लेकिन दे आर ग्लैड, वो खुद खुश होते हैं, इफ़ दे इंक्रीज देयर इनकम, अगर उनकी आमदनी बढ़ती है, बाय द इलोक्वेंस, यानी भाषण देकर, ऑफ देयर प्रीचिंग, ये जो उपदेशों के, ये जो वो उपदेश देते हैं कि भाई सब मोह माया है, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए, पैसे का लालच नहीं करना चाहिए, और ये भाषण देके वो खुद धन इकट्ठा करते हैं, आपसे चढ़वाते हैं और अपने पैसे अपने पास रख लेते हैं, ये कह के। इट इज़ नॉट फ्रॉम अ मॉरल और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये नैतिक या धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं, दैट के आई विश टू चैलेंज इट, मैं इस बात को चुनौती देना चाहता हूँ। इट इज़ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ साइकोलॉजी, ये मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से है, एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइफ, और जीवन का अवलोकन है। इफ़ हैप्पीनेस इज़ प्रोपोर्शनल टू इनकम, अगर खुशी आमदनी के अनुपात में है, द केस फॉर मशीनरी इज़ अनआंसरेबल, तो ये जो मशीनरी का मामला है, इसका कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। इफ़ नॉट, अगर नहीं, द होल क्वेश्चन रिमेन्स टू बी एग्जामिन्ड, तो ये पूरा सवाल एग्जामिन करने के लिए है, यानी हम इसको एग्जामिन कर सकते हैं, मतलब कि देख सकते हैं कि भाई बात क्या है। मैन हैव फिजिकल नीड्स, मनुष्यों की शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, एंड दे हैव इमोशंस, और उनकी भावनाएं होती हैं, वाइल फिजिकल नीड्स आर अनसेटिस्फाइड, जबकि भौतिक आवश्यकताएं वो अनसेटिस्फाइड रहती हैं, यानी कभी पूरी नहीं होती। दे टेक फर्स्ट प्लेस, फिर भी उनका स्थान पहला है। बट व्हेन दे आर सेटिस्फाइड, लेकिन जब वो पूरी हो जाती हैं, यानी कि आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो सबसे पहली आपकी चिंता यही होती है कि भाई कहीं से रोटी मिल जाए, पानी मिल जाए। लेकिन जब आपको भरपेट रोटी मिल जाती है, पानी मिल जाता है, पेट आपका भर जाता है, तब क्या होता है? बट व्हेन दे आर सेटिस्फाइड, जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, इमोशंस अनकनेक्टेड विद दैम, तो जो इमोशंस हैं, भावनाएं हैं, अनकनेक्टेड, जो कि जुड़ी हुई नहीं हैं, विद दैम, उनके साथ, बिकम इम्पोर्टेंट, वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यानी आपको प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नफ़रत कुछ भी याद नहीं आता जब आप बहुत भूखे होते हैं,
है ना। मान लीजिए आपको 2-3 दिन से खाना नहीं मिला है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि सामने से जो आपको खाना दे रहा है वो किस धर्म का है, किस जाति का है, और जिस धर्म से आप नफरत करते हैं उस धर्म का बंदा भी अगर आपको खाना दे रहा है जब आप 3 दिन के भूखे हैं, तो आप अपनी नफरत को भूल जाएंगे, है ना। वैसे तो आप धर्म के नाम पर लड़ने लगते हैं, बहुत जल्दी नफरत करने लगते हैं धर्म के नाम पर एक दूसरे से, लेकिन जिस दिन आप 3 दिन के भूखे होंगे और उसी धर्म का बंदा जिससे आप नफरत करते हैं आपको भोजन दे रहा होगा ना, आप सारी नफरत भूल जाएंगे। तो यही बात है कि इमोशंस अनकनेक्टेड विद देम बिकम इम्पोर्टेंट। तो जो दूसरी भावनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट बन जाती हैं जब आपका पेट भरा होता है। इन डिसाइडिंग, ये निश्चय करने में, वेदर अ मैन इज टू बी हैप्पी और अनहैप्पी, कि जो मनुष्य है वो खुश रहेगा या फिर दुखी रहेगा। यानी लोग किन किन बातों को लेकर दुखी हो जाते हैं जब उनका पेट भरा होता है ना। महबूब का चेहरा आज देखने को नहीं मिला, इस बात से दुखी हो जाएंगे, है ना। कि लेकिन कब होंगे, जब आपका पेट भरा होगा। जब पेट खाली होगा तब महबूब का चेहरा याद नहीं आएगा आपको। इन मॉडर्न इंडस्ट्रियल कम्युनिटीज़, यानी जो मॉडर्न माने आधुनिक, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, कम्युनिटी माने जो समुदाय हैं, देयर आर मैनी मैन, बहुत सारे लोग हैं, विमेन, बहुत सारी महिलाएं हैं, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे हैं, हुज बेयर फिजिकल नीड्स आर नॉट एडिक्वेटली सप्लाइड, जिनकी खाली शारीरिक आवश्यकताएं भी पूरी एडिक्वेटली माने पर्याप्त रूप से, सप्लाइड माने पूरी नहीं होती हैं। यानी लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता, पहनने को कपड़े नहीं मिलते, रहने को घर नहीं होता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एज रिगार्ड्स देम, जहाँ तक उनकी बात है, आई डू नॉट डिनाई, मैं इनकार नहीं करता, दैट द फर्स्ट रिक्विसाइट, कि पहली आवश्यकता फॉर हैप्पीनेस, खुशी की, इज़ एन इंक्रीज ऑफ इनकम, वो है उनकी आमदनी में बढ़ोतरी। जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तो उनकी जो पहली डिमांड है वो ये रहेगी कि भाई उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। बट दे आर अ माइनॉरिटी, लेकिन वो लोग माइनॉरिटी में हैं, यानी बहुत कम मात्रा में हैं। एंड इट वुड नॉट बी डिफ़िकल्ट, और ये कठिन नहीं है, टू गिव, देना, द बेयर नेसेसरीज ऑफ लाइफ, यानी जो मात्र आवश्यकताएं हैं जीवन की, टू ऑल ऑफ देम, उन सबको देना मुश्किल तो नहीं है, लेकिन हम देते नहीं हैं, है ना। जिनके पास है धन, वो लोग अगर सोच लें कि भाई जिनके पास नहीं है उनको दे दें, तो कोई भी भूखा ना रहे, लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं। हमारा पेट बस भरा होना चाहिए। इट इज़ नॉट ऑफ दैम, ये उनके बारे में नहीं है, दैट आई विश टू स्पीक, कि मैं बोलना चाहता हूँ, बट ऑफ दोज, बल्कि उनके बारे में, हु हैव मोर देन इज़ नेसेसरी टू सपोर्ट एग्जिस्टेंस, जिनके पास है ज़्यादा, देन इज़ नेसेसरी, जितना कि ज़रूरी है, टू सपोर्ट एग्जिस्टेंस, अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, यानी जीने के लिए जितना चाहिए उससे ज़्यादा जिन लोगों के पास है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नॉट ओनली दोज, ना केवल वो, हु हैव मच मोर, जिनके पास बहुत ज़्यादा है, बट ऑल्सो दोज, बल्कि मैं उनके बारे में भी बोल रहा हूँ, हु हैव ओनली अ लिटिल मोर, जिनके पास थोड़ा सा ही ज़्यादा है। वाई डू वी, आखिर क्यों हम, इनफैक्ट वास्तव में, ऑलमोस्ट लगभग, ऑल ऑफ अस, हम में से सभी, डिज़ायर टू इंक्रीज आर इनकम्स, अपनी इनकम को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। हम सभी लोग अपनी इनकम बढ़ाने की इच्छा क्यों रखते हैं? इट मे सीम, ये लग सकता है, एट फर्स्ट ट्राई, पहली नज़र में, एज दो, जैसे कि मेटेरियल गुड्स, भौतिक वस्तुएं, वर हैं, वॉट वी डिज़ायर, जिनकी हमें इच्छा होती है। बट लेकिन, इनफैक्ट वास्तव में, वी डिज़ायर दीज, हम इन चीज़ों की इच्छा रखते हैं, मेनली, मुख्यतः, इन ऑर्डर टू इम्प्रेस आर नेबर, अपने पड़ोसी को इम्प्रेस करने के लिए। When a man moves into a large house, जब एक व्यक्ति बड़े घर में प्रवेश करता है, in a more genteel quarter, एक ज़्यादा बढ़िया क्वार्टर में, ज़्यादा खूबसूरत क्वार्टर में, he reflects, वो सोचता है, that के better people,
अच्छे बेहतर लोग विल कॉल ऑन हिज वाइफ, उसकी पत्नी से मिलने आएंगे, एंड सम, और कुछ अनप्रॉस्परस, जो कि धनवान नहीं हैं। अनप्रॉस्परस माने समृद्ध, धनी, और अनप्रॉस्परस जो कि धनवान नहीं है, गरीब टाइप के। क्रोनीज माने दोस्त, ऑफ फॉर्मर डेज, पुराने दिनों के, कैन बी ड्रॉप्ड, उनसे बचा जा सकता है। व्हेन, जब, ही सेंड्स, वो भेजता है, हिज सन, अपने बेटे को, टू अ गुड स्कूल, एक अच्छे स्कूल में, और एन एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी, या एक महंगे विश्वविद्यालय में, ही कंसोल्स हिमसेल्फ, तो वो अपने आप को सांत्वना देता है, फॉर द हैवी फीस, भारी भरकम फीस के लिए, बाय थॉट्स, ये सोचकर, ऑफ द सोशल कुडोस, मीन्स जो सामाजिक रूप से, कुडोस माने शाबाशी मिलेगी, टू बी गेन्ड यानी जो प्राप्त होगी। तो व्यक्ति अपने बच्चे को महंगे महंगे स्कूलों में भेजता है, यूनिवर्सिटीज़ में भेजता है कि भाई लोग उसको शाबाशी देंगे। इन एवरी बिग सिटी, हर बड़े शहर में, वेदर ऑफ यूरोप और ऑफ अमेरिका, चाहे वो यूरोप का हो चाहे अमेरिका का हो, हाउसेस, घर, इन सम डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में, आर मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे होते हैं, देन, बजाय, इक्वली गुड हाउस, इतने ही अच्छे घरों के, इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स, दूसरे जिलों में या क्षेत्रों में, मियरली, केवल, बिकॉज, इसलिए, दे आर मोर फैशनेबल, क्योंकि वो ज़्यादा फैशनेबल डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्षेत्र होते हैं। यानी हमारे यहाँ देख लीजिए आप, जैसे जो अच्छी कॉलोनीज़ होती हैं, हमारे मथुरा की जो पॉश कॉलोनीज़ हैं, उनमें कहीं रेट 30,000, 40,000, 50,000 का रेट है, और बहुत महंगे घर हैं वहाँ जब मिलते हैं तो करोड़ों में मिलते हैं। लेकिन उतना ही अच्छा घर गांव में ले लीजिए आप, वो लाखों में मिल जाएगा आपको। तो कहने का मतलब यही है कि जो अच्छी कॉलोनीज़ हैं, फैशनेबल मानी जाती हैं, मॉडर्न मानी जाती हैं, वहाँ घरों की बहुत ज़्यादा कीमत होती है, एक्सपेंसिव होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल आर पैशंस, यानी जो एक सबसे ज़्यादा ताकतवर हमारी पैशन है, भावनाएं हैं, उनमें इज़ द डिज़ायर, वो है हमारी इच्छा, टू बी एडमायर्ड, यानी तारीफ सुनने की, एंड रेस्पेक्टेड, और सम्मान पाने की। यानी हम दो चीज़ें बहुत पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, एक तो तारीफ पाना चाहते हैं, दूसरा सम्मान पाना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं। एज थिंग्स स्टैंड, जैसा कि चीज़ें होती हैं, एडमिरेशन एंड रेस्पेक्ट, तारीफ और इज्जत, आर गिवन, दी जाती हैं, टू द मैन, उन लोगों को, हु सीम्स टू बी रिच, उस आदमी को जो कि धनवान दिखता है ना। बड़े लोग हैं तो कोई व्यक्ति आपके यहाँ बेचारा पैदल आएगा, रिक्शे में बैठ के आएगा, तो आप उसको उतनी इज्जत नहीं देंगे। वही अगर फॉर्च्यूनर में आएगा और भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, ऑडी में आ जाए और मर्सिडीज़ में आ जाए तो बात ही क्या है ना। ऑडी, मर्सिडीज़ हमारे यहाँ ये बड़ी गाड़ियाँ मानी जाती हैं, और बुगाटी फुगाटी जो गाड़ियाँ हैं वो तो उनके कहने ही क्या। तो ऐसा कोई आदमी आए तो हम खुद बिछ जाएंगे, है ना, उसके स्वागत में अपनी सोचेंगे क्या खिलाएं, कहाँ बिठाएं। तो यही होता है कि हम एडमिरेशन और रिस्पेक्ट उन लोगों को देते हैं जो कि हमें धनवान दिखाई देते हैं। कोई मतलब पढ़ा लिखा बंदा बेचारा रिक्शे में भी आ जाए, इंटेलिजेंट है, जिसने पढ़ाई लिखाई में मेहनत की है, तो वो रिक्शे में आया तो उसको आप इतनी इज्जत नहीं देंगे। लेकिन चाहे वो उसने करप्ट तरीके से, किसी ने धन कमाया हो, वो बड़ी गाड़ी लेकर आ रहा है आपके घर पर, तो आप उसको बहुत इज्जत देंगे, बहुत इज्जत से बिठाएंगे। अभी आप मेरी बात पे ये कहेंगे, मैं क्लास में भी यही बात बोलूँगी तो लोग कहेंगे नहीं मैम ऐसा नहीं है, नहीं मैम हम ऐसा नहीं करते। लेकिन वास्तविकता, समाज की कड़वी सच्चाई यही है। इसीलिए लोग हमेशा धनवान होने पर फोकस करते हैं, इंटेलिजेंट होने पे या दयावान होने पे या लोगों परोपकारी होने पे फोकस नहीं करते। अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने पे जोर देते हैं लोग, मीनिंगफुल बनाने पे जोर नहीं देते। चलिए बहुत सारी बातें हो जाती हैं, आगे बढ़ते हैं।
दिस इज़ द चीफ रीज़न, यही मुख्य वजह है वाई, जिसकी वजह से पीपल विश टू बी रिच, लोग अमीर होना चाहते हैं। द एक्चुअल गुड्स, वास्तविक चीज़ें, परचेज, जो खरीदी जाती हैं, बाय देयर मनी, उनके पैसे के द्वारा, प्ले क्वाइट अ सेकेंडरी पार्ट, उनका जो पार्ट है, उनकी जो भूमिका है वास्तव में सेकेंडरी होती है, यानी गॉड होती है, प्राइमरी नहीं होती। वो अपनी खुशी के लिए नहीं खरीदते गाड़ी या जो भी चीज़ें हैं, दूसरों को जताने के लिए, इम्प्रेशन बनाने के लिए खरीदते हैं। टेक फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखिए, अ मिलियनियर, एक करोड़पति, मिलियन माने वैसे 10 लाख होते हैं, लेकिन आजकल 10 लाख की तो कोई कीमत ही नहीं है, हर बंदे के पास 10 लाख हैं, करोड़ की भी कोई कीमत नहीं रह गई है। हु कैन नॉट टेल वन पिक्चर फ्रॉम अदर, तो एक ऐसा मिलियनियर जो एक तस्वीर से दूसरी तस्वीर में अंतर भी नहीं कर पाता है ना, कि जो आर्ट गैलरी में देखिए तस्वीरों में हम कहाँ ज़्यादा अंतर कर पाते हैं, लेकिन बट हैज़ एक्वायर्ड अ गैलरी, लेकिन उसने एक्वायर्ड माने प्राप्त कर ली है, खरीद ली है, एक गैलरी ऑफ ओल्ड मास्टर्स, पुराने मास्टर्स की, मतलब जो पुराने पेंटर्स रहे हैं उनकी एक गैलरी, जैसे कि मोनालिसा का उसकी कॉपी आती है, वो खरीद ली। तो ऐसे मास्टर्स की, पुराने पेंटर्स की पूरी गैलरी खरीद ली है बाय द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स की हेल्प से, यानी जो आर्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, है ना, एस्थेट्स होते हैं, उनकी मदद से खरीद ली साहब। द ओनली प्लेजर, एकमात्र खुशी, ही डेराइव्स, जो उसको मिलती है, फ्रॉम हिज पिक्चर्स, इन तस्वीरों से जो उसने खरीदी हैं, इज़ द थॉट, वो ये विचार है, दैट अदर्स नो, क्योंकि दूसरे जानते हैं, हाउ मच दे हैव कॉस्ट, कि ये तस्वीरें कितनी कीमती हैं। अभी जो उनके घरों पे को नीलाम किया गया है, कुछ भगोड़े हैं ना इंडिया से जो हज़ारों करोड़ रुपए लेके भाग गए हैं, उनके घरों पे इतनी महंगी महंगी तस्वीरें मिली हैं। उनकी M.F. हुसैन की एक तस्वीर मिली है, 2 करोड़ की थी वो तस्वीर, बड़ा चर्चा में आई थी वो तस्वीर। तो वो सिर्फ उन्होंने इसीलिए ली है क्योंकि पड़ोसियों को पता चले कि भाई इतनी महंगी महंगी इन्होंने पेंटिंग्स खरीदी हैं। ही वुड डेराइव मोर डायरेक्ट एन्जॉयमेंट, उसको ज़्यादा सीधा सीधा आनंद मिलेगा फ्रॉम क्रिसमस कार्ड से, बट ही वुड नॉट ऑब्टेन, लेकिन उसको नहीं मिलेगा द सेम सेटिस्फैक्शन, वही सांत्वना, वही राहत, फॉर हिज वैनिटी, अपना जो घमंड है उसको शांत करने का। यानी क्रिसमस कार्ड देख के उसको अच्छा लगेगा, कितने खूबसूरत क्रिसमस कार्ड्स होते हैं, तो उनको देख के ज़्यादा खुशी मिलेगी बजाय उन पेंटिंग्स के, महंगी महंगी पेंटिंग्स के। लेकिन उनका जो घमंड है वो शांत नहीं होगा क्रिसमस कार्ड्स को देखकर, वो केवल महंगी पेंटिंग्स को खरीद के ही शांत होगा। तो इस पैराग्राफ में जैसा आपने देखा ना कि हमारी जो कुछ भावनाएं हैं इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए कि हम न चाहते हुए भी उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे ये जो दिखावे की भावना है, दूसरों से तारीफ पाने की, दूसरों को इम्प्रेस करने की जो फीलिंग है, वो हम लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा डोमिनेंट होती है कि हम बहुत सारे काम अपनी इच्छा ना होते हुए भी करते हैं, उन पर पैसा खर्च करते हैं। आगे देखिए, ऑल दिस माइट बी डिफरेंट, ये सब कुछ अलग हो सकता है, एंड हैज़ बीन डिफरेंट, और अलग रहा भी है, इन मैनी सोसाइटीज़, बहुत सारे समाजों में, इन एरिस्टोक्रेटिक एपोक्स, यानी एरिस्टोक्रेसी के युग में, एपोक माने युग होता है, एज, एरा आप कह सकते हैं। मैन हैव बीन एडमायर्ड, मनुष्यों की तारीफ की जाती रही है, फॉर देयर बर्थ, उनके जन्म के लिए, है ना, कि उच्च कुल में पैदा हुए तो उनकी तारीफ की जाती थी, उनका सम्मान किया जाता था, एक ख़ास जाति में पैदा हुए, एक ख़ास वर्ग में पैदा हुए तो उनकी तारीफ की जाती थी, उनकी इज्जत की जाती थी। इन सम सर्कल्स, कुछ समाजों में, इन पेरिस में, मैन आर एडमायर्ड,
मनुष्यों की तारीफ की जाती है, इज्जत की जाती है फॉर देयर आर्टिस्टिक और लिटरेरी एक्सीलेंस, यानी उनकी कलात्मक और साहित्यिक एक्सीलेंस के लिए, यानी उनकी प्रतिभा के लिए। स्ट्रेंज एज इट मे सीम, ये बड़ा अजीब दिख सकता है। इन अ जर्मन यूनिवर्सिटी, एक जर्मन विश्वविद्यालय में, अ मैन मे एक्चुअली बी एडमायर्ड, एक मनुष्य की वास्तव में तारीफ हो सकती है फॉर हिज लर्निंग, उसके ज्ञान के लिए। इन इंडिया, भारत में, सेंट्स आर एडमायर्ड, संतों की तारीफ होती है। इन चाइना सेजेस, चाइना में भी वहाँ भी सेजेस होते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन के सेजेस वहाँ पे होते हैं, मंक्स होते हैं, साधु होते हैं। द स्टडी ऑफ दीज डिफरिंग सोसाइटीज़, इन अलग अलग समाजों का अध्ययन शोज दिखाता है द करेक्टनेस, सटीकता या एग्जैक्टिट्यूड आप कह सकते हैं, ऑफ आ एनालिसिस, हमारे विश्लेषण का। फॉर, क्योंकि इन ऑल ऑफ दैम, उन सभी में, वी फाइंड अ लार्ज परसेंटेज, हमें बहुत प्रतिशत में मिलते हैं, ऑफ मैन, ऐसे लोग, हु आर इनडिफरेंट, जो कि उदासीन होते हैं, टू मनी, पैसे के प्रति, सो लॉन्ग एज, जहाँ तक, दे हैव एनफ टू कीप अलाइव ऑन, उनके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त धन होता है। बट आर कीनली डिज़ायरस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उत्सुकतापूर्वक इच्छुक होते हैं, ऑफ द मेरिट्स, उन गुणों के, बाय विच, जिनके द्वारा, इन देयर एनवायरनमेंट, उनके वातावरण में या उनके समाज में, रेस्पेक्ट इज टू बी वन, इज्जत जीती जा सकती है, सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया ऑथर ने कि बहुत सारे समाज ऐसे हैं जहाँ पर पैसे के अलावा दूसरी चीज़ों को अहमियत दी जाती है, लेकिन बात वहीं की वहीं रहती है कि जिन चीज़ों को भी वहाँ अहमियत दी जाती है, लोग उन्हीं चीज़ों को फिर प्राप्त करने के कंपटीशन में लग जाते हैं। जहाँ पैसे को इज्जत दी जाती है वहाँ लोग पैसा कमाने के कंपटीशन में लग जाते हैं, जहाँ दूसरी चीज़ों को इज्जत दी जाती है वहाँ लोग उन्हीं चीज़ों को हासिल करने के कंपटीशन में लग जाते हैं। द इम्पोर्टेंस, महत्व, ऑफ दीज फैक्ट्स, इन तथ्यों का, लाइज, निहित है, इन दिस, इस चीज़ में, दैट के द मॉडर्न डिज़ायर, आधुनिक इच्छा, फॉर वेल्थ, धन के लिए, इज़ नॉट इनहेरेंट, मतलब कि नहीं है, इनहेरेंट मतलब होता है कोई चीज़ जब जन्मजात होती है, तो जन्मजात नहीं है, इन ह्यूमन नेचर, मानवीय प्रकृति में, यानी बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर ये इच्छा कहाँ होती है, उसको पैसे से कुछ लेना देना नहीं होता, ये तो बाद में इच्छा पैदा होती है। यानी युवावस्था तक आप देखते हैं, बचपन में तो खिलौने चाहिए होते हैं बच्चे को, थोड़ा बड़ा हो जाए तो और बड़े खिलौने चाहिए होते हैं, और जब टीनेज में होता है तो फिर वो प्यार मोहब्बत उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं, पैसे से तो कोई लेना देना होता नहीं है। ये तो बाद में जब थोड़ा वयस्क हो जाता है तब ये पैसे की इच्छा उसके अंदर पैदा होती है। तो लेखक यही कह रहा है कि जन्मजात नहीं है ह्यूमन नेचर में ये जो इच्छा है, एंड कुड बी डेस्ट्रॉयड, और इसको ख़त्म किया जा सकता है, इसका विनाश किया जा सकता है, बाय डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा, इफ़, अगर, बाय लॉ, कानून के द्वारा, वी ऑल हैड एग्जैक्टली द सेम इनकम, हम सभी के पास एकदम बराबर इनकम हो, आमदनी हो, कानून ऐसा बन जाए कि भाई किसी को भी 1000 रुपये से ज़्यादा रोजाना नहीं मिलेंगे, तो क्या होगा, वी शुड हैव टू सीक सम अदर वे, तो हम क्या करेंगे, कोई दूसरा रास्ता तलाशेंगे, ऑफ बीइंग सुपीरियर, श्रेष्ठ बनने का, टू आर नेबर्स, अपने पड़ोसियों से। तो अभी तो हम क्या रास्ता तलाशते हैं कि भाई हमारे पास ज़्यादा पैसा हो अपने पड़ोसियों से तो हमारी इज्जत ज़्यादा होगी, लेकिन अब कानून ऐसा बन जाए कि भाई 1000 रुपये रोज़ हर व्यक्ति को मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, यानी एक महीने में हर व्यक्ति को 30,000 रुपये, है ना। तो क्या होगा कि हम कुछ और तरीका तलाशेंगे जिससे हम अपने पड़ोसियों से सुपीरियर दिखें, ज़्यादा अच्छे दिखें, बेहतर दिखें। एंड मोस्ट ऑफ आर प्रेजेंट क्रेविंग, और मोस्ट माने ज़्यादातर, ऑफ आर प्रेजेंट, हमारी जो वर्तमान की, क्रेविंग माने डिज़ायर, इच्छाएं, फॉर मेटेरियल पोजेशंस, भौतिक वस्तुओं की, वुड सीज, रुक जाएगी, सीज माने रुकना,
मोर ओवर, इसके अलावा, सिंस, क्योंकि, दिस क्रेविंग, ये इच्छा, इज, है, इन द नेचर, प्रकृति में, ऑफ अ कंपटीशन, एक प्रतिस्पर्धा की। तो ये तो एक कंपटीशन ही होता है ना कि हमें दूसरों से अच्छा दिखना है, कॉम्पिटिटिव नेचर है ये। इट ओनली ब्रिंग्स हैप्पीनेस, ये केवल तभी हमको खुशी देती है, व्हेन, जब, वी आउट डिस्टेंस, हम दूर, पीछे छोड़ देते हैं, अ राइवल, एक प्रतिद्वंदी को, टू हुम, जिसके लिए, इट ब्रिंग्स, ये लाती है, कोरिलेटिव, यानी उतने ही अनुपात में, पेन, दर्द। तो हमारा जो प्रतिद्वंदी है, हमारा जो राइवल है, हमसे पीछे छूट गया। हाँ भाई, हमारे पास मान लीजिए 1000 गज का मकान है और हमारा जो प्रतिद्वंदी है उसके पास 100 गज का ही मकान रह गया, तो उसको इस बात से पीड़ा होगी, है ना। तो हमें क्या है, इस बात से खुशी मिलेगी, जितनी उसको पीड़ा होगी उतनी हमको खुशी मिलेगी। अ जनरल इंक्रीज, एक सामान्य बढ़ोतरी, ऑफ वेल्थ, धन की, गिव्स नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कोई प्रतिस्पर्धात्मक फायदा नहीं देती, एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ब्रिंग नो कॉम्पिटिटिव हैप्पीनेस, वो कोई प्रतिस्पर्धात्मक खुशी नहीं लाती। देयर इज ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स वास्तव में, सम प्लेजर डिराइव्ड फ्रॉम द एक्चुअल एन्जॉयमेंट, यानी कुछ खुशी डिराइव्ड माने हम लेते हैं, प्राप्त करते हैं, फ्रॉम द एक्चुअल एन्जॉयमेंट, वास्तव में मज़े लेकर, ऑफ गुड्स परचेज्ड, जो सामान हम खरीदते हैं, बट, लेकिन, एज वी हैव सीन, जैसा हमने देखा है, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट, ये केवल बहुत छोटा सा भाग है, ऑफ वॉट मेक्स अस डिज़ायर वेल्थ, जिसकी वजह से हम वेल्थ की इच्छा करते हैं, हमें धन की इच्छा होती है, यानी कि चीज़ें खरीदने के लिए और उनके मज़े लेने के लिए जो हमें खुशी मिलती है, वो बहुत छोटी सी खुशी है। हम तो किसी और ही वजह से धन प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए नहीं कि हमें टीवी की ज़रूरत है या हमें गाड़ी की ज़रूरत है। भाई गाड़ी की ज़रूरत है तो हम अल्टो से भी काम चला सकते हैं, है ना। फॉर्च्यूनर हम क्यों लेना चाहते हैं, क्योंकि पड़ोसियों को जलाना है, हमारा काम तो अल्टो से भी चल जाएगा ना। एंड इन सो फार एज आर डिज़ायर इज़ कॉम्पिटिटिव, और जहाँ तक हमारी इच्छा कॉम्पिटिटिव है, प्रतिस्पर्धात्मक है, नो इंक्रीज इन ह्यूमन हैप्पीनेस, यानी कोई भी बढ़ोतरी मानवीय खुशी में, एज अ होल, कुल मिलाकर, कम्स, आती है, फ्रॉम इंक्रीज ऑफ वेल्थ, यानी धन के बढ़ने से, वेदर जनरल और पर्टिकुलर, चाहे हम इसको सामान्य तौर पर लें या फिर पर्टिकुलर, या फिर किसी विशेष तौर पर, यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में सोच कर देखें। तो अभी इस पैराग्राफ में क्या बताया ऑथर ने हमको, कि हम जो पैसा हासिल करना चाहते हैं, हम जो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं, धन हासिल करना चाहते हैं, वो अपने पड़ोसियों से बेहतर दिखने के लिए, हमें खुशी तब मिलती है जब हमारा पड़ोसी हमसे जेलस फील कर रहा होता है, जल रहा होता है, दुखी होता है, क्योंकि उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास हैं। इफ़ वी आर टू आर्ग्यू, अगर हम ये तर्क दें, दैट मशीनरी इंक्रीजेज हैप्पीनेस, कि मशीनरी खुशियाँ बढ़ाती है, प्रसन्नता बढ़ाती है, देयरफॉर, इसलिए, द इंक्रीज और ऑफ मैटेरियल प्रॉस्पेरिटी, भौतिक समृद्धि में बढ़ोतरी, विच इट ब्रिंग्स, जो कि ये लेकर आती है, कैन नॉट वे हैवीली इन इट्स फेवर, इसके फेवर में, इसके पक्ष में ज़्यादा वजन नहीं रख सकती, एक्सेप्ट, सिवाय, इन सो फार एज, जहाँ तक, इट मे बी यूज्ड, इसका प्रयोग किया जा सकता है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, एब्सोल्यूट डेस्टिट्यूशन, एब्सोल्यूट मीन्स एकदम से, डेस्टिट्यूशन होती है गरीबी, बट देयर इज़ नो इनहेरेंट रीज़न, लेकिन कोई भी वास्तविक कारण नहीं है, वाई, जिसकी वजह से, इट शुड बी सो यूज्ड, इसका इस तरीके से, यानी धन का इस तरीके से प्रयोग कर जाना चाहिए। डेस्टिट्यूशन कैन बी प्रिवेंटेड, यानी गरीबी को रोका जा सकता है, विदाउट मशीनरी, यानी बिना मशीनरी के, वेयर, जहाँ, द पॉपुलेशन, जनसंख्या, इज स्टेशनरी, स्थिर है, यानी
ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। ऑफ दिस, इसका फ्रांस में सर्व एज एन एग्जाम्पल, फ्रांस एक उदाहरण माना जा सकता है, देखा जा सकता है। सिंस, क्योंकि देयर इज़ वेरी लिटिल डेस्टिट्यूशन, वहाँ बहुत कम गरीबी है, एंड मच लेस मशीनरी, और बहुत कम मशीनरी है, देन इन अमेरिका, इंग्लैंड एंड प्री वॉर जर्मनी, यानी अमेरिका की तुलना में, इंग्लैंड की तुलना में और युद्ध से पहले के जर्मनी की तुलना में फ्रांस में बहुत कम मशीनरी है और वहाँ गरीबी भी बहुत कम है। कन्वर्सली, इसी तरीके से देयर मे बी मच डेस्टिट्यूशन, यानी बहुत ज़्यादा गरीबी हो सकती है, वेयर, जहाँ देयर इज़ मच मशीनरी, जहाँ बहुत ज़्यादा मशीनरी है। ऑफ दिस, इस चीज़ का, वी हैव एग्जाम्पल, हमारे पास उदाहरण है, इन द इंडस्ट्रियल एरियाज, औद्योगिक क्षेत्रों में, ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के 100 ईयर्स एगो, 100 साल पहले, एंड ऑफ जापान एट द प्रेजेंट डे, और वर्तमान समय के जापान का। द प्रिवेंशन ऑफ डेस्टिट्यूशन, गरीबी की रोकथाम, डज नॉट डिपेंड, निर्भर नहीं है, अपॉन मशीन्स, मशीनों पर, बट बल्कि अपॉन क्वाइट अदर फैक्टर्स, दूसरे एकदम अलग तथ्यों पर, पार्टली, आंशिक रूप से, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी जो घनत्व है, डेंसिटी माने घनत्व, ऑफ पॉपुलेशन माने जनसंख्या का, तो जहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है वहाँ लोड ज़्यादा पड़ जाता है धरती पर, तो ओब्वियसली वहाँ गरीबी ज़्यादा हो जाती है। हालांकि भारत इसका अपवाद, जहाँ तक हम देखते हैं ना, भारत इसका अपवाद दिखाई देता है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारी जनसंख्या 30 करोड़ थी और बहुत भुखमरी रहती थी, लोग बहुत गरीब थे, हर साल तो भुखमरी फैलती थी, लोग मतलब भोजन की कमी से मर जाते थे। 1943 में ही बंगाल में इतना बड़ा दुर्भिक्ष पड़ा था, फेमाइन आया था, और जबकि 30 करोड़ जनसंख्या थी। लेकिन अब देखिए 150 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन कहीं कोई भूखा नहीं मर रहा, बल्कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारा अनाज, खाद्यान्न दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो हालांकि इस पैराग्राफ के कुछ तथ्य हमारे देश के ऊपर तो लागू नहीं हो रहे। पार्टली डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो आंशिक रूप से पॉपुलेशन का जो घनत्व है जनसंख्या का, एंड पार्टली पॉलिटिकल कंडीशंस, और आंशिक रूप से राजनीतिक दशाएं, तो हमारे यहाँ तो ये राजनीतिक दशा लागू होती है, क्योंकि आज़ादी से पहले जो कुछ भी पैदावार होती थी वो सब इंग्लैंड भेज दी जाती थी, और ख़ास तौर पर जो खाद्यान्न की खेती भी नहीं करने देते थे अंग्रेज़ लोग, जो हमारे किसानों से नील की खेती करवाते थे, तंबाकू की खेती करवाते थे, मतलब कैश क्रॉप्स जो होती हैं जिनको वो अपने यहाँ ले जा सकें, जिनको बेच सकें बाहर मार्केट में, ऐसी चीज़ों की खेती करवाते थे। तो क्या था वो? पॉलिटिकल कंडीशन थी। एंड अपार्ट फ्रॉम प्रिवेंशन ऑफ डेस्टिट्यूशन, और गरीबी की रोकथाम के अलावा, द वैल्यू ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ, द वैल्यू माने कीमत, ऑफ इंक्रीजिंग वेल्थ, बढ़ती हुए धन की, इज़ नॉट वेरी ग्रेट, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया ऑथर ने कि धन की जो बढ़ोतरी है उसका फेवर हम नहीं कर सकते सिवाय इस चीज़ के कि गरीबी को हटाने के लिए उसका प्रयोग किया जाए। और यहाँ उसने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, फ्रांस का एग्जाम्पल दिया है कि फ्रांस में मशीनरी कम है फिर भी लोग गरीब नहीं हैं, है ना, दूसरे देशों की तुलना में। और दूसरा उसने एग्जाम्पल दिया इंग्लैंड का ही, कि इंग्लैंड में जहाँ मशीनरी बहुत ज़्यादा है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, लेकिन वहाँ पर गरीबी उतनी ही ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर स्लम एरियाज़ हैं, यानी जो गरीब वहाँ पर मजदूरी करने आते हैं वो वहीं पर बस जाते हैं, और वो एक मतलब वहाँ का जो एरिया होता है वो गरीबी से भरा हुआ होता है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। मीनवाइल, इसके अलावा, मशीन्स डिप्राइव अस, मशीनें हमसे छीनती हैं, हमको वंचित करती हैं, ऑफ टू थिंग्स, दो चीज़ों से, विच आर सर्टेनली इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स, जो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण तत्व हैं, ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, मानवीय खुशी के, नेमली, और वो दो चीज़ें क्या हैं? स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी मतलब स्वाभाविकता, जो चीज़ नेचुरल होती है उसको स्पॉन्टेनिटी बोलते हैं, एंड वैरायटी, और विविधता,
मशीन्स हैव देयर ओन पेस, मशीनों की अपनी एक गति होती है, एंड देयर ओन इंसिस्टेंट डिमांड्स, और उनकी खुद की इंसिस्टेंट मैंने जो कि एम्फेसाइज करके ज़ोर देकर ज़बरदस्ती की डिमांड्स होती हैं, मांग होती हैं। अ मैन, एक मनुष्य, हु हैज़ एक्सपेंसिव प्लांट, जिसके पास एक महंगा प्लांट है, मस्ट कीप इट वर्किंग, उस प्लांट को या उस फैक्ट्री को उसको चलाए रखना है। द ग्रेट ट्रबल, जो बड़ी समस्या है, विद द मशीन, मशीन की, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इमोशंस, यानी भावनाओं के दृष्टिकोण से, इज़ इट्स रेगुलरिटी, वो उसकी नियमितता है, रेगुलरिटी है, यानी उसको तो एक निश्चित पेस पे चलना ही चलना है। एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में कन्वर्सली, इसके उलट, द ग्रेट ऑब्जेक्शन, यानी जो एक ऑब्जेक्शन है, ऐतराज़ है, ऑफ द इमोशंस, भावनाओं का, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मशीन, मशीनों के दृष्टिकोण से, इज़ देयर इरेगुलरिटी, वो उनकी इरेगुलरिटी है, यानी भावनाएं कभी होती हैं, कभी आप गुस्सा होते हैं, कभी नहीं होते, कभी आप दयालु होते हैं, कभी नहीं होते, कभी कभी कोई भिखारी आता है, आप उसको खूब दे देते हैं, और कभी गुस्से में होते हैं, कोई आए भिखारी तो दुत्कार देते हैं उसको। तो भावनाएं क्या हैं, इरेगुलर होती हैं, और मशीन रेगुलर होती है। एज द मशीन डोमिनेट्स द थॉट्स ऑफ पीपल, जैसा कि मशीन लोगों के थॉट्स को डोमिनेट करती हैं, यानी उन पर राज करती हैं, हु कंसिडर दैमसेल्फ सीरियस, जो कि अपने आप को गंभीर मानते हैं, द हाईएस्ट प्रेज, जो सबसे ऊंची तारीफ दे कैन गिव, वो दे सकते हैं, टू अ मैन, एक मनुष्य को, इज़ टू सजेस्ट, वो ये सुझाव है, दैट ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ अ मशीन, कि उसके अंदर मशीन की क्वालिटी है, यानी किसी आदमी की अगर तारीफ़ करनी हो तो उसको ये कहो कि भाई आप तो बिल्कुल मशीन जैसे हो। और वो क्या है, मशीन की क्वालिटी क्या है, दैट ही इज़ रिलायबल, अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हैं कि वो मशीन जैसा है, तो मतलब वो भरोसे के लायक है, पंक्चुअल है, यानी अपने समय पर काम करता है, एग्जैक्ट, यानी उसके अंदर सटीकता है, एट्सेट्रा। एंड एन इरेगुलर लाइफ, और एक अनियमित जीवन, हैज़ कम टू बी सिनोनिमस विद अ बैड लाइफ, वो एक बुरे जीवन का सिनोनिम है, मतलब कि समानार्थी है, यानी अगर आप कहते हैं कि उसका लाइफ बड़ा इरेगुलर है, तो इसका मतलब उसका लाइफ बड़ा बुरा है। अगेंस्ट दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस दृष्टिकोण के खिलाफ, बर्गसन्स फिलॉसफी, बर्गसन का दर्शन, वॉज अ प्रोटेस्ट, एक विरोध था। नॉट टू माई माइंड, यानी मेरे दिमाग में नहीं, होली साउंड फ्रॉम अ इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी ये होली माने पूरी तरीके से, साउंड माने स्वास्थ्यकर, यानी अच्छा, तो मेरे हिसाब से, टू माई माइंड नॉट होली साउंड ऐसे आना चाहिए, तो मेरे हिसाब से ये पूरी तरीके से अच्छा नहीं है, फ्रॉम एन इंटेलेक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, बौद्धिक दृष्टिकोण से, बट इंस्पायर्ड, बल्कि इसको ये प्रेरित है, बाय अ होलसम ड्रेड, एक होलसम वैसे तो स्वास्थ्यवर्धक होता है, ड्रेड माने भय, ऑफ सीइंग मैन, मनुष्यों को देखने का, टर्न्ड मोर एंड मोर इनटू मशीन्स, कि वो ज़्यादा और ज़्यादा मशीन बन जाएंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी व्यक्ति को तारीफ़ करेंगे कि भाई आप बिल्कुल मशीन की तरह हो, और आप लोगों की रेगुलरिटी की तारीफ़ करेंगे, उनकी रिलायबिलिटी की तारीफ़ करेंगे, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहेंगे, वो मशीन में परिवर्तित हो जाएंगे, यानी मनुष्यों को थोड़ा भावुक भी होना चाहिए, बिल्कुल मतलब कि भावनाओं से विहीन नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उनके अंदर इमोशंस ही ना रहें, कभी कभी गुस्सा आना भी ज़रूरी है, कभी कभी नाराज़ होना, कभी कभी रोना, है ना, तो ये सारी फीलिंग्स ज़रूरी हैं, जेलसी होनी चाहिए थोड़ी, अगर आप ये कहते हैं कि आपके अंदर जेलसी नहीं है, तो भाई गड़बड़ है, क्योंकि एक इंसान थोड़ा जेलस तो होता है दूसरों से, है ना, गुस्सा हर इंसान को आना चाहिए कभी ना कभी, तो अगर किसी इंसान को कभी गुस्सा नहीं आता है, तो मतलब कि भाई कोई ना कोई गड़बड़ी है। तो इमोशंस वो हैं जो ह्यूमन बीइंग की एक आवश्यकता है ना, भले ही ख़राब है, गुस्सा ख़राब है, जेलसी ख़राब है, लेकिन
ये आवश्यक कमियां हैं, है ना, नेसेसरी इविल जिसको बोलते हैं, आवश्यक बुराई। मनुष्य के अंदर ये भावनाएं होनी चाहिए, वरना वो देवता हो जाएगा। और देवता का भाई ह्यूमन सोसाइटी में रहना वो तो बड़ा मुश्किल होता है ना, एग्जिस्ट करना। चलिए आगे देखते हैं। इन लाइफ, जीवन में, एज अपोज टू थॉट, जैसा कि विचारों के विरोध में, द रिबेलियन, विद्रोह, ऑफ आर इंस्टिंक्ट्स, हमारी इंस्टिंक्ट होती हैं जो पैदाइशी आदतें होती हैं, प्रवृत्तियाँ, तो हमारी प्रवृत्तियों के अगेंस्ट, खिलाफ, एनस्लेवमेंट, गुलामी के, टू मैकेनिज्म माने मशीनों के, हैज़ हिदरटू टेकन अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट डायरेक्शन। हैज़ हिदरटू मीन्स इधर अभी तक, टेकन ले लिया है, अ मोस्ट अनफॉर्चुनेट एक बड़ा भाग्यहीन सा, डायरेक्शन माने दिशा, यानी एक बड़ी ख़राब सी दिशा मिल गई है हमारा जो इंस्टिंक्ट है, हमारी जो प्रवृत्ति है गुलामी के खिलाफ। द इम्पल्स टू वॉर, यानी वॉर की इम्पल्स होती है वही जो हमारे अंदर एक इच्छा होती है और मतलब आदत सी होती है, तो जो युद्ध की भावना है, युद्ध की इच्छा है, हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड, हमेशा से अस्तित्व में रही है। सिंस मैन टुक टू लिविंग इन सोसाइटीज़, जब से मनुष्य ने समाज में रहना शुरू किया, यानी हमेशा से मनुष्य लड़ते रहे हैं, युद्ध करते रहे हैं। बट इट डिड नॉट इन द पास्ट हैव द सेम इंटेंसिटी और वायरुलेंस, लेकिन इन द पास्ट, अतीत में, इट डिड नॉट हैव, इसमें नहीं थी, द सेम, यही, इंटेंसिटी मीन्स गहनता, और वायरुलेंस, वायरुलेंस होती है एक्सट्रीम मैलिग्निटी, यानी बहुत ज़्यादा द्वेष दूसरों से, एज इट हैज़ इन आर डे, जैसा कि ये हमारे युग में हुआ है ना। पहले इतना विद्वेष, इतनी गहनता युद्ध को लेकर नहीं थी। अभी देख रहे हैं, अभी भी युद्ध कहीं ना कहीं चलता ही रहता है हमेशा, अभी भी रूस और उसका वो यूक्रेन से चल रहा है ना रूस का युद्ध, तो कहीं ना कहीं चलता ही रहता है हर वक्त। तो हमारे युग में युद्ध की जो प्रवृत्ति है ज़्यादा हावी हो गई है। इन 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में, इंग्लैंड एंड फ्रांस हैड इन्यूमरेबल वॉर्स, इंग्लैंड और फ्रांस में अनगिनत युद्ध हुए थे, वो हमेशा से रहते हुए हैं। 100 साल का युद्ध चला था एक बार, तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हमेशा रहती थी लड़ाई। एंड कंटेंडेड फॉर हेजेमनी, एंड कंटेंडेड, और वो लड़े थे, कौन, इंग्लैंड और फ्रांस लड़े थे, फॉर द हेजेमनी। हेजेमनी क्या होती है, एक तरीके से लीडरशिप होती है, डोमिनेंस होती है, ऑफ द वर्ल्ड, संसार में, मतलब संसार की लीडरशिप करने के लिए, संसार पर अपना राज करने के लिए एक दूसरे से वो लड़े थे। बट दे लाइक्ड एंड रेस्पेक्टेड ईच अदर द होल टाइम, लेकिन उनके अंदर विद्वेष नहीं था, मतलब वो पसंद करते थे, एंड रेस्पेक्टेड, और सम्मान करते थे एक दूसरे का पूरे समय पर। ऑफिसर प्रिजनर्स, यानी जो कैदी ऑफिसर होते थे, जॉइंट, वो शामिल होते थे इन द सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन में, ऑफ देयर कैप्टर्स, अपने जो कैप्टर्स वो होते थे जो उनको बंदी बनाते थे, यानी जैसे फ्रांस के किसी ऑफिसर को बंदी बनाया तो इंग्लैंड के लोग उनके कैप्टर्स हुए, या फिर इंग्लैंड के किसी व्यक्ति को बंदी बनाया तो फ्रांस के लोग उनके कैप्टर्स हुए। तो अपने बंदी बनाने वाले लोगों के साथ वो ज्वाइन करते थे सामाजिक जीवन में। एंड व ऑनर्ड गेस्ट, और वो सम्मानित अतिथि होते थे, एट देयर डिनर पार्टीज, उनकी डिनर पार्टीज में। एट द बिगिनिंग ऑफ आर वार विद हॉलैंड इन 1665, 1665 में जब हमारा हॉलैंड के साथ युद्ध शुरू हुआ, अ मैन केम होम फ्रॉम अफ्रीका, तो एक मनुष्य घर आया अफ्रीका से, विद एट्रोसिटी स्टोरीज, जिसने, एट्रोसिटी माने अत्याचार की कहानियाँ सुनाई, अबाउट द डच देयर, वहाँ पर जो डच लोग थे उनके बारे में। वी, हम, द ब्रिटिश, हम जो कि ब्रिटिशर्स थे, परसुएडेड आरसेल्व्स, हमने अपने आप को ये समझाया, दैट हिज स्टोरी वॉज फॉल्स, कि उसकी कहानी झूठी थी, पनिश्ड हिम, उसको दंड दिया, एंड पब्लिश्ड द डच डिनायल, और जो डच गवर्नमेंट ने डिनायल किया था कि हमने भाई कोई अत्याचार किसी पर नहीं किया, उसको हमने पब्लिश किया, प्रकाशित किया। इन द लेट वॉर,
बाद के युद्ध में वी शुड हैव नाइटेड हिम, हमने उसकी वो नाइट की उपाधि दी होती। अगर वो उस वक्त ना आके बाद में आया होता तो हमने उसको नाइट की उपाधि दी होती। एंड इम्प्रिजन्ड एनीवन, और हम किसी को भी कैदी बना लेते, बंदी बना लेते। हु थ्रू डाउट्स, जो जो शक करता ऑन हिज वेरासिटी, उसकी सत्यता पर। द ग्रेटर फेरोसिटी ऑफ मॉडर्न वॉर इज एट्रीब्यूटेबल टू मशीन्स, जो द ग्रेटर यानी जो ज़्यादा बड़ी फेरोसिटी माने भयानकता है ऑफ मॉडर्न वॉर, आधुनिक युद्ध की, इज़ एट्रीब्यूटेबल, उसका श्रेय दिया जा सकता है या उसका ब्लेम लगाया जा सकता है, दोष लगाया जा सकता है टू मशीन्स, मशीनों पर, विच ऑपरेट, जो काम करती हैं, इन 3 डिफरेंट वेज, 3 तरीक़ों से, 3 अलग अलग तरीक़ों से। फर्स्टली, पहला, दे मेक इट पॉसिबल, वो संभव बनाती हैं, टू हैव लार्जर आर्मीज़, बड़ी सेना रखना। सेकेंडली, दूसरा, दे फैसिलिटेट, वो सुविधा देती हैं, और चीप प्रेस, एक सस्ती प्रेस की, विच फ्लरिशेस, जो कि फलती फूलती है, बाय अपीलिंग टू मेंस बेसर पैशंस, लोगों की जो बेसर माने नीची लोअर, पैशंस भावनाएं हैं, लोगों की जो नीच भावनाएं हैं उनको अपील करके। थर्डली, तीसरा, एंड दिस इज द पॉइंट दैट कंसर्न्स अस, और ये वो बिंदु है जो हमारे लिए चिंता का विषय है। दे स्टार्व, वो भूखा मारती हैं, द अनार्किक स्पॉन्टेनियस साइड, द अनार्किक यानी अनार्की क्या होती है, जहाँ एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होती है यानी अफरा तफरी होती है, स्पॉन्टेनियस यानी स्वाभाविक, साइड को ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय प्रकृति की, विच वर्क्स अंडरग्राउंड, जो कि अंदर अंदर काम करती रहती है हमारे अंदर, प्रोड्यूसिंग एन ऑब्सक्योर डिसकंटेंट, प्रोड्यूसिंग जो पैदा करती है, एन ऑब्सक्योर एक धुंधला सा, डिसकंटेंट माने कंटेंट माने संतोष होता है और डिसकंटेंट असंतोष होता है। टू विच द थॉट ऑफ वॉर, जिसके प्रति युद्ध का विचार अपील करता है, एज अफोर्डिंग पॉसिबल रिलीफ, कि वो संभव रिलीफ उसको दे सकता है। देखिए, कहने का मतलब यह है कि हमारे अंदर एक इंस्टिंक्ट है कि हम हमेशा कुछ ना कुछ एक्साइटिंग अपने लिए चाहते हैं। तो ये जो मशीनें हैं ये हमारे अंदर एक ऐसी भावना, एक फीलिंग पैदा करती हैं युद्ध की, कि हमारी उस भावना को रिलीफ मिलता है ना। हम युद्ध हमेशा लड़ना चाहते हैं, हम किसी को कष्ट देना चाहते हैं, तभी तो हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, इस भावना को दबाने के लिए कहा गया है ना। जो शांति, दूसरों को परोपकार करो, ये हम खैर ज़्यादातर और धर्मों में भी ये बात कही गई है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर ये एक इंस्टिंक्ट है, एक राक्षस छुपा हुआ बैठा है। तो मशीनें इसको क्या है, ऐसा लगता है कि भाई बड़ी सी सेना हो और दूसरों पर अटैक करें और हम जीतें, तो ये भावना वो पैदा करती है। इट इज़ अ मिस्टेक, ये गलती है, टू एट्रीब्यूट अ वास्ट अपहीवल, टू एट्रीब्यूट माने दोष लगाना, अ वास्ट अपहीवल एक बड़े उतार चढ़ाव का, लाइक द लेट वॉर जैसा कि अभी युद्ध जो हुआ था, मियरली केवल, टू द मैकिनेशंस ऑफ पॉलिटिशियंस के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके पास वो मैकेनाइज्ड हो गए हैं, या वो मशीन बन गए हैं, या उनको मशीनें मिल गई हैं। इन रशिया, रूस में, परहैप्स शायद, सच एन एक्सप्लेनेशन वुड हैव बीन एडिक्वेट, ऐसा एक एक्सप्लेनेशन, ऐसी एक व्याख्या पर्याप्त होगी। दैट इज़ वन रीज़न, यही एक कारण रहा है, वाई रशिया फॉट हाफ हार्टेडली, कि रूस आधे मन से लड़ा, एंड मेड अ रिवॉल्यूशन, और वहाँ एक क्रांति हो गई, टू सिक्योर पीस, शांति स्थापित करने के लिए। ये बोल्शेविक क्रांति की बात कर रहे हैं, यानी जो ज़ार को हटाकर वहाँ बोल्शेविक क्रांति हुई थी। बट इन इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड, जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में इन 1917 में, नो गवर्नमेंट कुड हैव विदस्टूड द पॉपुलर डिमांड फॉर वॉर, यानी कोई भी गवर्नमेंट नहीं टिक पाई या सामना कर पाई जो पॉपुलर डिमांड थी युद्ध की। युद्ध की डिमांड हुई थी, तभी तो ये युद्ध हुआ था, जो वर्ल्ड वॉर हुआ था
विश्व युद्ध हुआ था, क्योंकि वहाँ डिमांड थी लोगों के अंदर युद्ध की, और गवर्नमेंट उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाई, इसलिए वो सब युद्ध में शामिल हो गए। अ पॉपुलर डिमांड ऑफ दिस सॉर्ट, इस प्रकार की एक लोकप्रिय मांग, मस्ट हैव एन इंस्टिंक्टिव बेसिस, उसके अंदर एक जो निहित आधार होता है। एंड फॉर माई पार्ट, और जहाँ तक मेरी बात है, आई बिलीव, मेरा विश्वास है, दैट द मॉडर्न इंक्रीज, कि जो आधुनिक वृद्धि हुई है इन वॉर लाइक इंस्टिंक्ट, युद्ध की प्रवृत्ति में, इज एट्रीब्यूटेबल, उसका दोष लगाया जा सकता है, टू द डिससेटिस्फैक्शन, असंतोष को, मोस्टली अनकॉन्शियस, जो कि ज़्यादातर अचेतावस्था में है, कॉज्ड, जो कि पैदा हुआ है, बाय द रेगुलरिटी, नियमितता से, मोनोटोनी, उबाऊपन से, एंड टेमनेस, और जो मतलब कंट्रोलेबल है, नियंत्रित करने लायक है, ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन। तो आधुनिक जीवन में जो औद्योगिकरण हुआ है, जो मशीनें आई हैं, उनकी वजह से लाइफ रेगुलर हो गई है, मोनोटोनस हो गई है ना, और कंट्रोल में हो गई है, उसकी वजह से ये युद्ध की स्थितियां पैदा हो रही हैं। यानी पहले क्या था, लोग संघर्ष करते रहते थे, फसलें नहीं हो रही हैं, प्रकृति से संघर्ष करना है, बीमारियों से संघर्ष करना है, इतनी सारी चीज़ों से लड़ना है। तो युद्ध, जब आप खुद ही रोटी के लिए लड़ रहे हों, है ना, जब आप भूखे हों, तो कहाँ युद्ध की भावना पैदा होगी। लेकिन जब अब आपके पेट भर गए हैं, अब आप सारी सुविधाएं हैं, तो क्या है, युद्ध की ये जो भावना है, युद्ध की जो डिमांड है, वो पैदा हो रही है। इस पैराग्राफ के कहने का मतलब ये है। इट इज़ ओबियस, ये स्पष्ट है, दैट वी कैन नॉट डील विद दिस सिचुएशन, कि हम इस स्थिति को नहीं संभाल सकते, बाय एबॉलिशिंग मशीनरी, मशीनरी को ख़त्म करके। सच अ मेजर, ऐसा एक तरीका, वुड बी रिएक्शनरी, वो प्रतिक्रियात्मक होगा, एंड इज़ इन एनी केस इम्प्रैक्टिकेबल, और वो कुल मिलाकर इम्प्रैक्टिकेबल है, अव्यावहारिक है, ऐसा हम नहीं कर सकते। यानी अब जो मशीनरी हमारी ज़िंदगी में आ चुकी हैं, उनको हम एकदम से नहीं हटा सकते। द ओनली वे, एकमात्र तरीका, ऑफ अवॉइडिंग, बचने का, द ईविल्स, बुराइयों से, एट प्रेजेंट, वर्तमान में, एसोसिएटेड विद मशीनरी, जो कि मशीनरी से संबंधित बुराइयां हैं, इज़ टू प्रोवाइड ब्रेक्स, वो क्या तरीका है, टू प्रोवाइड यानी उपलब्ध कराना, ब्रेक्स यानी बीच बीच में थोड़ा ब्रेक, इन द मोनोटोनी, उबाऊपन में, एंड एवरी एनकरेजमेंट, और प्रत्येक मतलब एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन, टू हाई एडवेंचर ड्यूरिंग द इंटरवल्स, यानी कुछ एडवेंचरस किया जाए, कुछ साहसिक किया जाए, ड्यूरिंग द इंटरवल्स, यानी बीच में जो इंटरवल लिया जाए, यानी हमारी जो लाइफ है वो मोनोटोनस ना रहे, इसके लिए कुछ बीच बीच में एडवेंचरस काम किए जाएं, साहसिक काम किए जाएं। मैनी मैन, बहुत सारे लोग, वुड सीज टू डिज़ायर वॉर, उनके अंदर युद्ध की इच्छा रुक जाएगी, इफ़ दे हैड अपॉर्चुनिटीज़, अगर उनको अवसर मिले, टू रिस्क देयर लाइव्स, अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालने का, इन एल्पाइन क्लाइंबिंग, अल्पस पर्वत पर चढ़ के। वन ऑफ द एबलेस्ट एंड मोस्ट विगरस वर्कर्स फॉर पीस, एक जो एबलेस्ट माने सबसे ज़्यादा ताकतवर, एंड मोस्ट विगरस, सबसे ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ, उत्साही, वर्कर, कार्यकर्ता, फॉर पीस, जो शांति के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं ना जो समाज सेवा करते हैं, शांति के लिए काम करते हैं। दैट इट हैज़ बीन माई गुड फॉर्च्यून टू नो, जो के सौभाग्य से, जिसको मैं जानता हूँ, हैबिचुअली मतलब आदतन, स्पेंट हिज समर, अपना गर्मी का मौसम खर्च करता था, बिताता था, क्लाइंबिंग, चढ़कर, द मोस्ट डेंजरस पीक्स, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चोटियों पर, इन द आल्प्स, आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ज़्यादा ख़तरनाक चोटियों पर चढ़ के वो अपनी गर्मी के दिन बिताता था। इफ़, अगर, एवरी वर्किंग मैन, हर काम करने वाला व्यक्ति, हैड अ मंथ, उसको एक महीना मिले, इन द ईयर, साल में, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान, इफ़ ही चोज, अगर वो पसंद करे, ही कुड बी टॉट, उसको सिखाया जाए, टू वर्क एन एरोप्लेन, यानी एक एरोप्लेन पे काम करने का, और एनकरेज्ड, या फिर उसको प्रोत्साहित किया जाए, टू हंट फॉर सैफायर्स इन सहारा, कि वो सहारा में जाकर सैफायर्स, कीमती पत्थर होते हैं, उनको तलाश करे, और अदरवाइज
या फिर इसके अलावा इनेबल्ड टू एंगेज इन सम डेंजरस एंड एक्साइटिंग परस्यूट, उसको इनेबल किया जाए, उसको समर्थ बनाया जाए, टू एंगेज यानी जुड़े रहने का, इन सम डेंजरस किसी खतरनाक, एंड एक्साइटिंग और उत्तेजक, परस्यूट यानी किसी मामले में कोई वो काम ऐसा करे, परस्यू माने किसी चीज़ के पीछे जाना, इन्वॉल्विंग क्विक पर्सनल इनिशिएटिव, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल हो, क्विक माने शीघ्रता, जल्दबाजी से भरा हुआ, पर्सनल व्यक्तिगत, इनिशिएटिव यानी वो कोई अच्छी ऐसे शुरुआत करे, कोई ऐसा काम करे, द पॉपुलर लव ऑफ वॉर, तो जो लोकप्रिय प्यार है युद्ध के प्रति, वुड बिकम कन्फाइंड, वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा, टू विमेन एंड इनवैलिड्स, औरतों तक और अक्षम लोगों तक। यानी इसका पूरे का कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चलिए पहले पूरा पैराग्राफ कर लें, फिर मैं आपको समरी बताती हूँ। आई कन्फेस, मैं स्वीकार करता हूँ, आई नो नो मेथड, मुझे कोई तरीका नहीं आता, ऑफ मेकिंग दीज क्लासेस पैसिफिक, इन वर्गों को शांत करने का, बट लेकिन आई एम कन्विंस्ड, मुझे विश्वास है, दैट के अ साइंटिफिक साइकोलॉजी, एक वैज्ञानिक मनोविज्ञान, वुड फाइंड अ मेथड, एक तरीका खोज लेगा, इफ़ इट अंडरटुक द टास्क इन अर्नेस्ट, अगर वो इस काम को गंभीरता से ले। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया कि लोगों का जो जीवन मोनोटोनस है, इसलिए उनके अंदर युद्ध की भावना है, लेकिन अगर लोगों को एक महीना ऐसा दिया जाए कि भाई जाके पहाड़ों पर चढ़ो, कुछ भी ऐसा करो जिसमें अपने जीवन का खतरा हो, रिस्क हो उनके लिए, तो लोगों के अंदर युद्ध की भावना ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो पहले ही इतना रिस्क ले लेंगे। पहाड़ चढ़ना कितना मुश्किल होता है, हमारे यहाँ मान लो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने को भेज दिया जाए, और ख़ासकर एबल बॉडीड लोगों को, यानी जिनका शरीर मजबूत है, हट्टे कट्टे लोगों को भेज दिया जाए, तो औरतें और इनवैलिड्स रह जाएंगे, वो तो युद्ध करेंगे नहीं, उनमें तो युद्ध की भावना पैदा होगी नहीं। तो जो एबल बॉडीड हैं उनको इस काम में लगाया जाए, साल में एक बार, कम से कम 1 महीने के लिए, ये ऑथर का कहना है, तो युद्ध नहीं होंगे। मशीन्स हैव ऑल्टर्ड, मशीनों ने बदल दिया है, आर वे ऑफ लाइफ, हमारा जीवन जीने का तरीका, बट नॉट आर इंस्टिंक्ट्स, लेकिन हमारी प्रवृत्तियां नहीं बदली हैं। इंस्टिंक्ट्स वो आदतें जो हम लेकर पैदा होते हैं, वो इंस्टिंक्ट्स कहलाती हैं, प्रवृत्तियां कहलाती हैं। कंसिक्वेंटली, परिणाम स्वरूप, देयर इज़ मेल एडजस्टमेंट, यानी एडजस्टमेंट की कमी है। द होल साइकोलॉजी, जो पूरा मनोविज्ञान है, ऑफ इमोशंस, भावनाओं का, एंड इंस्टिंक्ट्स और प्रवृत्तियों का, इज़ एज येट इन इट्स इनफेंसी, वो अभी अपनी शैशवावस्था में है, मतलब अभी उसने तरक्की नहीं की है। अ बिगिनिंग हैज़ बीन मेड, एक शुरुआत तो हुई है, बाय साइको एनालिसिस, यानी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण के द्वारा, बट ओनली अ बिगिनिंग, लेकिन ये मात्र एक शुरुआत ही है। वॉट वी मे एक्सेप्ट, जो हम स्वीकार कर सकते हैं, फ्रॉम साइको एनालिसिस, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से, इज़ द फैक्ट, वो ये तथ्य है, दैट पीपल विल, कि लोग इन एक्शन परस्यू वेरियस एंड्स, जब वो काम करेंगे तो अलग अलग एंड्स माने उद्देश्यों के पीछे जाएंगे, विच दे डू नॉट कॉन्शियसली डिज़ायर, जो कि वो कॉन्शियसली माने होता है सचेत अवस्था में, वो उसकी इच्छा नहीं रखते हैं, एंड विल हैव एन अटेंडेंट सेट ऑफ क्वाइट इरेशनल बिलीव्स, और उनके क्या होगा कि अटेंडेंट माने हमेशा बने रहेंगे, अ सेट ऑफ क्वाइट इरेशनल मीन्स अतार्किक होते हैं, इलॉजिकल विश्वास उनके बने रहेंगे, विच इनेबल दैम, जो उनको समर्थ बनाएंगे, टू परस्यू दीज एंड्स, इन उद्देश्यों के पीछे जाने में, विदाउट नोइंग, बिना ये जाने, दैट दे आर डूइंग सो, कि वो ऐसा कर रहे हैं। बट लेकिन ऑर्थोडॉक्स साइको एनालिसिस, यानी जो कट्टर या फिर परंपरागत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, हैज़ अनड्यूली सिंप्लीफाइड, उसने असाधारण रूप से साधारण बना दिया है, या अनड्यूली माने अनुचित रूप से भी होता है, सिंप्लीफाई कर दिया है, आर अनकॉन्शियस पर्पजेस, हमारे अवचेतन उद्देश्यों को, विच आर न्यूमरस, जो कि बहुत सारे हैं, एंड डिफर फ्रॉम पर्सन
टू अनदर, यानी जो एक दूसरे से अलग होते हैं, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से अलग होते हैं। इट इज़ टू बी होप्ड, ये उम्मीद की जानी चाहिए, दैट के सोशल एंड पॉलिटिकल फेनोमेना, सामाजिक और राजनीतिक जो परिदृश्य है, विल सून कम टू बी अंडरस्टूड, जल्दी ही समझ लिया जाएगा, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू, इस दृष्टिकोण से, एंड विल दस थ्रो लाइट ऑन एवरेज ह्यूमन नेचर, और जल्दी ही वो प्रकाश डालेगा एक जो एवरेज औसत ह्यूमन नेचर है, मानवीय प्रकृति है। तो कहने का मतलब ये है कि एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ह्यूमन सोसाइटी है, अब तो क्योंकि पूरा संसार ही एक ग्लोबल विलेज बन गया है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है पूरा संसार, तो उसमें एक मेल एडजस्टमेंट पैदा हो गया है। तो जो ह्यूमन नेचर है उसका एक साइको एनालिसिस होना चाहिए, उसका एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए, और मनुष्यों को आधुनिक जो विकास हुआ है तकनीक का, मशीनों का, उसके अनुसार ढलना सिखाया जाना चाहिए, है ना। नहीं तो ये जो मोनोटोनी है ये बड़ी डेंजरस साबित होगी इंसानों के लिए, क्योंकि मशीनों ने, जैसा कि पहले सेंटेंस में ही बताया, हमारा वे ऑफ लाइफ तो चेंज कर दिया है ना, हमारा जीवन जीने का तरीका चेंज कर दिया है। पहले मतलब जब इंसान की शुरुआत होती थी तो कहाँ जंगलों में, गुफाओं में भटकता फिरता था, कैसे कैसे आग जलाता था, मांस को कैसे पकाकर खाता था। तो तब से कितनी प्रगति हो गई, हमने कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन इंस्टिंक्ट्स हमारी अभी भी नहीं बदली। उस वक्त भी मनुष्य लड़ता था, आज भी मनुष्य लड़ता है। तो जो बेसिक इंस्टिंक्ट है मनुष्य की, वो कभी चेंज नहीं होती हैं, वो जो जैसी तब थी वो आज भी हैं, वो चेंज नहीं हुई हैं। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि एक साइको एनालिसिस करके, एक मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके इंस्टिंक्ट्स में थोड़ा परिवर्तन लाया जाना चाहिए, ह्यूमन नेचर को थोड़ा सुधारा जाना चाहिए। मॉरल सेल्फ कंट्रोल, नैतिक आत्मनियंत्रण, एंड एक्सटर्नल प्रोहिबिशन, और बाहरी रोकथाम ऑफ हार्मफुल एक्ट्स, यानी नुकसानदायक कार्यों की, आर नॉट एडिक्वेट मेथड्स, ये पर्याप्त तरीके नहीं हैं, ऑफ डीलिंग विथ, निपटने के, आर एनार्किक इंस्टिंक्ट्स, हमारी जो एनार्किक इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, एनार्किक माने वही जो क्या होता है, उद्यमी तरीका होता है ना, क्या बोलें उसको, एनार्की माने एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट होता है, हिंदी में उसको अराजकता बोलते हैं, अराजकता है ना, एनार्किक इंस्टिंक्ट्स। तो हमारे अंदर जो अराजकता की प्रवृत्तियां हैं, उससे निपटने के ये पर्याप्त साधन नहीं हैं। द रीज़न, वजह, दे आर इनएडिक्वेट, कि वो अपर्याप्त हैं, उसकी वजह ये है, इज़ दैट दीज इंस्टिंक्ट्स आर कैपेबल, कि ये जो प्रवृत्तियां हैं वो समर्थ हैं, ऑफ एज मैनी डिस्गाइजेस, इतना वेश बदलने के, डिस्गाइज माने भेष बदलने के, किसी न किसी रूप में सामने आती हैं, एज द डेविल इन मेडिवल लेजेंड, जैसा कि डेविल के बारे में, राक्षसों के बारे में कहा जाता था, शैतान के बारे में, कि वो कितने तरीके से भेष बदल लेता है। मेडिवल माने मध्यकालीन, लीजेंड माने कथाओं में, मध्यकालीन कहानियों में डेविल के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत तरीके के भेष बदल लेता था। एंड सम ऑफ दीज डिस्गाइजेस, और ये कुछ, इनमें से कुछ जो छद्मवेश हैं, डिस्गाइज हिंदी में छद्मवेश कहा जाता है, वेश बदल लेना, डिसीव इवन द इलेक्ट, वो धोखा देते हैं, इवन द इलेक्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं उनको भी। द ओनली एडिक्वेट मेथड, एकमात्र पर्याप्त तरीका, इज़, वो है, टू डिस्कवर, पता लगाना, व्हाट आर द नीड्स, कि क्या आवश्यकताएं हैं, ऑफ आर इंस्टिंक्टिव नेचर, हमारी जो जन्मजात प्रवृत्ति है उसकी, एंड देन, और तब, टू सर्च, खोजना, फॉर द लीस्ट हार्मफुल, कम से कम खतरनाक वे, तरीका, ऑफ सेटिस्फाइंग देम, उनको संतुष्ट करने का। यानी जो ये फीलिंग्स हैं, हमारी जो इंस्टिंक्ट्स हैं, इनको हम मार तो सकते नहीं हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया ऊपर के, वो तो जब से हम पैदा हुए हैं, मनुष्य जब से बना है तब से हैं। तो क्या कह रहा है ऑथर, कि उनको सेटिस्फाई करने का लीस्ट हार्मफुल तरीका खोजना है, सबसे कम खतरनाक तरीका उनको सेटिस्फाई करने का खोजना है। सिंस
क्योंकि स्पॉन्टेनिटी स्वाभाविकता इज है व्हाट इज मोस्ट थ्वार्टेड बाय मशीन्स, जो कि सबसे ज़्यादा जिसको मशीनों के द्वारा थ्वार्ट किया जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है। यानी हमारे जो स्वाभाविक ज़िंदगी है उसको कुचला जा रहा है, उसका विरोध किया जा रहा है मशीनों के द्वारा। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़ दैट कैन बी प्रोवाइडेड, जो उपलब्ध कराई जा सकती है, इज़ अपॉर्चुनिटी, वो है मौका, अवसर। द यूज मेड ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी मौके का फ़ायदा उठाना, अवसर का लाभ उठाना, मस्ट बी लेफ्ट, छोड़ा जाना चाहिए, टू द इनिशिएटिव ऑफ द इंडिविजुअल, यानी जो व्यक्ति है उसके इनिशिएटिव के लिए, यानी वो खुद सोचे कि उस मौके का वो कैसे फ़ायदा उठाया जाए। नो डाउट, निस्संदेह, कंसिडरेबल एक्सपेंस, काफ़ी खर्चा वुड बी इन्वॉल्व्ड, इसमें शामिल होगा, बट लेकिन इट वुड नॉट बी कंपेरेबल, ये तुलनात्मक नहीं होगा, टू द एक्सपेंस ऑफ वॉर, युद्ध के खर्चे के। युद्ध में तो बहुत खर्चा होता है, कितना नुकसान होता है। अभी आप देख ही रहे हैं कि यूक्रेन पूरा बर्बाद हो गया है, उसको फिर से बनने में कितना वक्त लगेगा, कितना खर्चा आएगा, तो कम से कम युद्ध के खर्चे से तो ये खर्चा कम ही होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर, मानवीय प्रकृति को समझना, मस्ट बी बेसिस, आधार होना चाहिए, ऑफ एनी रियल इम्प्रूवमेंट्स, किसी भी वास्तविक सुधार का, इन ह्यूमन लाइफ, मानवीय जीवन में। साइंस हैज़ डन वंडर्स, विज्ञान ने तो बड़े आश्चर्यजनक काम किए हैं। इन मास्टरिंग द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, इन मास्टरिंग माने नियंत्रित करने में, द लॉज कानूनों को, ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड भौतिक संसार के। बट लेकिन आर ओन नेचर, हमारी खुद की प्रकृति, इज मच लेस अंडरस्टूड, वो बहुत कम समझी गई है। यानी प्रकृति को हमने समझ लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, भाई गर्मी पड़ रही है तो हमने एसी बना लिया, सर्दी पड़ रही है तो हमने हीटर बना लिया, कहीं दूर जाना है हमने कारें और वो सारे वायुयान, हवाई जहाज, सब कुछ बना लिया, लेकिन खुद की प्रकृति को, मनुष्य की प्रकृति को हम अभी तक नहीं समझ पाए, एज येट, अभी तक। देन द नेचर ऑफ स्टार्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सब समझ लिया है, यहाँ तक कि गॉड पार्टिकल भी समझ लिया, जिसको हिग्स बोसोन नाम दिया गया है, वो सब कुछ समझ लिया। स्टार्स की नेचर समझ ली, ब्लैक होल समझ लिया हमने, कौन सा स्टार किधर गति करता है, कितने दिन में कहाँ चक्कर लगा, सब कुछ समझ लिया, लेकिन एक सिर्फ इंसान को हम लोग अभी तक नहीं समझ पाए हैं। व्हेन साइंस लर्न्स टू अंडरस्टैंड ह्यूमन नेचर, जब विज्ञान इंसान की प्रकृति को समझना शुरू कर देगा, सीख जाएगा, इट विल बी एबल, तो वो समर्थ होगा, ब्रिंग अ हैप्पीनेस, खुशी लाने में, into our lives, हमारी ज़िंदगी में, which machines and the physical sciences have failed to create, जो कि मशीनें और जो भौतिक विज्ञान हैं have failed, असमर्थ रहे हैं, to create, पैदा करने में। यानी जो खुशी लाने में ये विज्ञान, ये मशीनें, ये भौतिक विज्ञान है असफल नहीं हैं हमारी ज़िंदगी में खुशी लाने में, वो खुशी तब ला पाएगा विज्ञान जब ह्यूमन नेचर को समझ लेगा। तो यही बात कहना चाहता है बर्ट्रैंड रसल आपसे कि जो अब विज्ञान तरक्की करे, ह्यूमन नेचर को समझने में तरक्की करे, अब अपनी कोशिश उस ओर लगाए। मशीनें तो बहुत बना ली और मशीनें इंसान को खुशी नहीं दे पाई। इंसान खुश तब होगा जब उसकी नेचर को समझकर उसका कुछ इलाज किया जाए। ठीक है, बहुत खूबसूरत चैप्टर था, काफ़ी लंबा भी था, मैंने काफ़ी मेहनत की, अब आप मेहनत कीजिए और धन्यवाद।